गुड मॉर्निंग फ्रेंड। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे नॉर्मन विंसेंट पील साहब की एक किताब है जिसका नाम है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है लगन का सिद्धांत, कभी हार ना माने। जब आपके सामने जब आपके सामने कोई समस्या हो, खास तौर पर अगर ये मुश्किल, पेचीदा, शायद भयंकर रूप से हताश करने वाली हो, तो एक मूलभूत सिद्धांत अपनाएं और हमेशा अपनाते रहें। ये सिद्धांत है कभी हार ना माने। हार मानना पूर्व पराजय को आमंत्रित करना है और यह सिर्फ उस मामले तक ही सीमित नहीं है। हार मानना इंसान की पूर्ण पराजय है। इससे पराजयवादी मानसिकता विकसित होती है। अगर समस्या सुलझाने का आपका तरीका कारगर नहीं हो रहा है तो समस्या को किसी दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। अगर दूसरा तरीका भी कारगर ना हो तो तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि आपको समस्या का समाधान न मिल जाए। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है, हमेशा होता है और लगातार विचारपूर्वक खोजने से ये आपको मिल ही जाएगा। मेरा एक मित्र लंच के समय अपनी बात को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए सफ़ेद टेबल क्लॉथ पर तस्वीर बना रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा था जिसके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन वो अपनी मुश्किलों से ज़्यादा दृढ़ बन गया। उसने हार नहीं मानी और आखिरकार परिणाम बहुत ही अद्भुत निकला। तस्वीर एक आदमी की थी जिसके सामने विशाल पहाड़ की चुनौती थी। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या इस पहाड़ के दूसरी तरफ कैसे पहुंचूंगा? मैंने जवाब दिया, घूम कर निकल जाएगा। पहाड़ बहुत चौड़ा है, ठीक है, तो फिर खोद कर निकल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ये बहुत गहरा है। सही तरीका यह है, वो मानसिक रूप से इससे भी ऊंचा हो जाएगा। अगर इंसान ऐसा हवाई जहाज बना सकता है जिससे वो 40,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ों से ऊपर उड़ सकता है, तो वो इस तरह की सोच भी विकसित कर सकता है जो उसे किसी भी पर्वतकार मुश्किल से ऊपर उठा सके। बिल, तुमने बड़ी समझदारी की बात कही है, लेकिन मैंने ये अवधारणा बहुत पहले ही पढ़ ली थी। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और ये कहते समय उसके मन में शंका नहीं होगी। हाँ, वही विचार है, उसने उत्साह से सहमत होते हुए कहा। कल बस सोचो, भावुक मत बनो और इस मूलभूत सिद्धांत पर डटे रहो। हार मानने की जल्दी मत करो। हाल ही में मुझे एक व्यक्ति का उत्साह से भरा पत्र मिला जिसने इस सिद्धांत का सफलतापूर्वक विचार इस्तेमाल किया था। उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने मोबाइल होम्स के लिए रेडीमेड दीवारें बनाई थी। उसने एक कंपनी शुरू की, लेकिन कंपनी प्रगति नहीं कर पाई। कंपनी के सामने एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसके सहयोगियों ने उससे आग्रह किया कि वो इस लाश को दफन कर दे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति सकारात्मक चिंतक था, उसकी आस्था अटल थी। आप कह सकते हैं वो अजैब चरित्र का स्वामी था। उसे यकीन था कि मुश्किलें उसे हरा नहीं सकती या नष्ट नहीं कर सकती। उसने कहा, मैंने हार मानने के बाद सोचने से भी इनकार कर दिया। उसने बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचा और उसके मन में एक विचार आया। अगर आप दहशत में आए बिना सोचेंगे तो आपके मन में हमेशा कोई ना कोई अच्छा विचार आ जाएगा। उसने पूर्व निर्मित दीवारों के अलावा पूर्व निर्मित फर्श भी बनाने का फैसला किया और ऐसा करते ही सफलता ने उसके कदम चूम ली। मोबाइल होम्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने उसकी कंपनी अच्छे दामों पर खरीद ली। इसके बाद मैं इसके बारे में बोलते समय उसने इस प्रभावी वाक्यांश का प्रयोग किया, कभी हार मानने की जल्दबाजी ना करें। आपने और मैंने बार बार इस भयंकर त्रासदी को घटित होते देखा है। हमने लक्ष्य और उद्देश्य वाले लोगों को देखा है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने विचार किया, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन चूंकि वह राह कठिन थी इसलिए वह थक गए, हताश हो गए और आखिरकार उन्होंने हार मानकर मैदान छोड़ दिया। और बाद में ये पता चला, अगर वे लगन से थोड़े समय तक और जुटे रहते, अगर वे अपने सामने थोड़ी दूर तक और देख पाते, तो उन्हें मनचाहा परिणाम मिल जाता। पराजय के बारे में कभी बात ना करें। आप इस तरह का अजय नजरिया कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका एक तरीका तो यह है कि कभी पराजय के बारे में बात ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप पराजय को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एक समय जब मैं खुद मुश्किलों में था तो वेस्ट कोस्ट के एक अनजान आदमी ने मुझे फोन किया। उसने इतना ही कहा, आप चिंता ना करें और हार ना माने, मैं आपके लिए अच्छे शब्द कह रहा हूँ। अच्छे शब्द क्या है, ये पूछने से पहले उसने फोन रख दिया। मैं अब भी नहीं जानता कि अच्छे शब्द में उसका क्या मतलब था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ
कि मैं अच्छे आशावादी शब्द नहीं बोल रहा था, मैं नीचे ले जाने वाले शब्द बोल रहा था। इस तरह मैं पराजयवादी नजरिया विकसित कर रहा था, जिस कारण मुझे पराजय का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद मैं अच्छे शब्द बोलने लगा, आशा, विश्वास, आस्था, सफलता जैसे शब्द। मैंने इस सशक्त वाक्य का प्रयोग शुरू किया, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं इस आधार पर सोचने और काम करने लगा। इसे आजमा कर देखें, आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छी चीजों की ओर बढ़ने लगेगा और उन्हें पा भी लेगा। एक लेख में फिलिस सिमोल्के ने अच्छे शब्द के इस विचार पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना कितना खतरनाक है। उन्होंने नो नहीं शब्द का उदाहरण दिया। नो नहीं शब्द से दरवाजा बंद हो जाता है, इसका मतलब है असफलता, पराजय, विलंब। लेकिन इसके अक्षर उलट देंगे तो आप में नई आशा जग जाएगी, क्योंकि तब ये ऑन, आगे बढ़ो बन जाता है, सचमुच ऊर्जावान बन जाए, बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, जब तक कि आपकी समस्या ना सुलझ जाए, जब तक कि आपकी मुश्किल दूर ना हो जाए। उन्होंने टीम भरा होना शब्द की तरफ भी ध्यान दिलाया। आपके जीवन में मुश्किलें भरी हैं, पश्चाताप भरा है, प्रभावहीनता भरी है। उनकी सलाह थी कि शब्द को भी उलट दे, ताकि यह शब्द मीट, मुकाबला करना बन जाए। समस्या जैसे उत्पन्न हो उसका मुकाबला करो। ऐसा करने पर आपका जीवन पराजय और निराशा से भरा नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादक और रचनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप हर चुनौती से उत्पन्न होते ही उसका मुकाबला करने लगेंगे। नो को ऑन और टीम को मीट में बदल लें। सकारात्मक व रचनात्मक तरीके से समस्याओं का सामना करने के लिए अपने चिंतन को बदलें और लगन के सिद्धांत को याद रखें, कभी हार ना मानें। यकीनन जीवन में आप जहां जाना चाहते हैं वहां सचमुच पहुंचने की आपकी संभावना अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि निराशा के झटके लगने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप हार मान लेंगे या लगातार कोशिश करते रहेंगे, यही निर्णायक सवाल है। आप जो भी फैसला करेंगे उससे आपकी तकदीर का फैसला होगा। अपनी हिम्मत को आवाज़ दें। कभी हेज जोन्स के रोमांचक करियर के बारे में सुना है? 1960 में वो आदमी ऊंची बाधा दौड़ में बहुत मशहूर था। वो हर दौड़ जीत रहा था, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दरअसल वो सनसनीखेज प्रदर्शन कर रहा था। जाहिर है उसे रोम में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए चुन लिया गया। वहां उसने 110 मीटर की बाधा दौड़ में हिस्सा लिया। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक वही जीतेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया। वो तीसरे स्थान पर रहा। जाहिर है इससे उसे गहरी निराशा हुई। उसके मन में पहला विचार ये आया, तो क्या हुआ, मैं दौड़ना छोड़ दूंगा। 4 साल तक ओलंपिक खेल नहीं होने वाले थे। इसके अलावा वो बाकी सभी चैंपियंस जीत चुका था। 4 साल तक फिट और फॉर्म में रहने के लिए मेहनत क्यों की जाए। समझदारी इसी में थी कि ओलंपिक जीतने के बारे में भूल जाओ और कोई बिजनेस कैरियर शुरू करो। निश्चित रूप से यह तर्कपूर्ण था, लेकिन हेज जोन्स इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, आपने जिंदगी भर जो चाहा हो उसके बारे में आप तार्किक नहीं हो सकते। इसलिए उसने दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हर दिन 3 घंटे, सप्ताह में 7 दिन। अगले 2 सालों में उसने 60 गज और 70 गज की बाधा दौड़ में नए रिकॉर्ड बनाए। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 22 जनवरी 1964 की वो रात आई। जोन्स 60 गज बाधा दौड़ में हिस्सा ले रहा था। उसने ये घोषणा कर दी थी कि वह उसकी आखिरी इंडोर रेस होगी। तनाव चरम सीमा पर थी, हर निगाह उसी पर टिकी थी। वह जीत गया और उसने अपने पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। फिर एक अजीब बात हुई। उन दिनों विजय रेखा को पार करने के बाद धावक एक रैंप के नीचे ओझल हो जाते थे, जहां वे धीमे होकर रुकते थे। वापस ट्रैक पर आकर जोन्स ने एक पल के लिए सिर झुकाकर दर्शकों की तालियों को स्वीकार किया। जब 17,000 लोग उसके सम्मान में खड़े हुए, फिर जोन्स रो पड़ा। कई दर्शक भी रोने लगे, क्योंकि यह आदमी पराजय के बावजूद मैदान में डटा हुआ था। उसने हार नहीं मानी और उसके चहेते दर्शकों को यह बात अच्छी लगी। उसने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। यहाँ उसने 13.6 सेकंड में 110 मीटर की बाधा दौड़ जीत ली और पहले स्थान पर आया। आखिरकार उसने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत ही लिया। उसके बाद वो एक एयरलाइन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने लगा। बाद में उसने शहर के शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में मदद करने का प्रस्ताव रखा और उसके काम के बहुत अच्छे परिणाम मिले। युवाओं के समूह को संबोधित करते हुए उसने रॉबर्ट डब्ल्यू सर्विसिंग के कविता द क्विक्टर की कुछ पंक्तियां दोहराई, जो हर व्यक्ति को अपने दिमाग में संजो कर रखने चाहिए और उनके अनुसार जीना चाहिए। जूझने से ही आपकी जीत होगी,
इसलिए भागो मत पुराने खिलाड़ी, बस अपनी हिम्मत बटोरो। बचकर भागना बहुत आसान है, अपना सिर तान कर रखना मुश्किल है। इस बात पर रोना आसान है कि आप हार गए, और मरना भी। रेंगना और कछुए की तरह चलना आसान है, लेकिन जब आशा ना दिख रही हो तब भी जूझते रहना, यही तो सबसे अच्छा खेल है। और हालांकि हर कष्टकारी दौर से जब तुम बाहर आओगे तब तुम टूटे हुए, पिटे हुए और घायल होगे। बस एक और कोशिश करो। मरना बहुत आसान है, मुश्किल तो जिंदा रहना है। हेथ जोन्स की कहानी गेटे की एक पंक्ति याद दिलाती है, हम में से छोटा व्यक्ति भी कठोर और सच्ची लगन से काम कर सकता है। लगन कभी अपने उद्देश्य में असफल नहीं होती है, क्योंकि इसकी खामोश शक्ति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि कोशिश करते रहो, उससे किला फतह हो जाएगा। हार मानने से इनकार करने को लगन का सिद्धांत कहा जाता है। दुखद बात यह है कि आज के आराम पसंद और भोग विलासी युग में लगन के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। अमेरिका के इतिहास में बहुत सशक्त व्यक्ति हुए हैं, इसलिए पुराने जमाने में युवाओं की चेतना में लगन का महत्व लगातार डाला जाता था। उनसे कहा जाता था वे जमकर संघर्ष करें और किसी चीज के सामने घुटने ना टेके। अगर वे गिर भी जाए तो दोबारा उठकर खड़े हो जाएं और मुश्किलों पर हमला कर दें। मुश्किलों पर कस कर काम करें और करते रहें, चाहे जो हो जाए। लगन यही प्रमुख सिद्धांत है, और यह आज भी सफलता चाहने वाला हर व्यक्ति के लिए मूलभूत सिद्धांत है। अगर आप लगन के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं तो जीवन में रचनात्मक रूप में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। कोशिश करते रहने से परिणाम मिलते हैं। सत्य को जानने वाले दुनिया के विचारक हमेशा लगन के महत्व को रेखांकित करते रहे। मोहम्मद ने कहा था, ईश्वर लगनशील लोगों का साथ देता है। मोहम्मद इस सच्चाई से वाकिफ थे। शेक्सपियर को भी ये पता था, जिन्होंने हमें बताया, ज्यादा बारिश संगमरमर को खींच सकती है। संगमरमर सख्त होता है, बहुत सख्त, लेकिन पानी की छोटी छोटी बूंदें लगातार इस पर पड़ती रहे तो ये घिस सकता है। शेक्सपियर के 1700 साल पहले लुक्रेशियस ने यही बात समझदारीपूर्ण तरीके से इस तरह कही थी, टपकते पानी से पत्थर भी घिस जाता है। महान ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क ने भी एक मर्दाना सलाह दी थी। वे भी लगन के सिद्धांत की शक्ति में यकीन करते थे। उन्होंने कहा, कभी निराश मत होना, लेकिन अगर हो जाओ तो निराशा में भी काम करते रहना। क्या मैं एक और व्यक्ति का उदाहरण दे सकता हूँ जो इन लोगों को जितना मशहूर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इनके जितने ही समझदार अवश्य थे। वे मेरी माँ थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन अजय लगन का अभ्यास किया। हालांकि उनके सामने जूझने के लिए बहुत कुछ था, पैसा बहुत कम था और सभी आम इंसानी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी। वे फौलाद की बनी थी, वे हमेशा सशक्त थी। मुझे याद है बचपन में मैं दो चीजों से नफरत करता था, पालक और बीजगणित। आज मैं भी उन दोनों की सचमुच परवाह नहीं करता। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा, जब पालक में ऐसा कुछ मिलाया जाता है जिससे वो ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। मैं स्कूल से घर आकर अपने माँ ने के उदास मन से कहता था, मैं कभी बीजगणित नहीं समझ सकता। मुझे एक उदास दिन याद है जब बीजगणित से तंग आकर मैंने शिकायत की थी, मैं इसे नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और यकीन मानिए, उन्होंने मुझे जिस निगाह से देखा था वो माँ जैसी कोमल निगाह नहीं थी। उनकी आवाज़ तीखी और सख्त थी। वे कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन मैं आज भी उनकी समझदारी को शब्द सुन सकता हूँ, जिन्हें विलियम एडवर्ड डिक्सन नामक व्यक्ति ने लिखा था। अगर तुम पहली बार में सफल नहीं होते हो तो कोशिश करो, बार बार कोशिश करो। उन्होंने आगे ये भी जोड़ दिया था, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं कर सकता हूँ। दृढ़ लगन और अथक प्रयास का संकल्प अंततः निश्चित रूप से सफल होगा। अगर आप में इसकी तस्वीर बनाने की प्रेरणा हो और आप इस काम में जुटे रहें। अनुभूति का सिद्धांत। सफल होने के लिए लगन के सिद्धांत के साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जरूरी है, अनुभूति का सिद्धांत, परसेप्शंस प्रिंसिपल, और इससे मिलने वाली शक्ति। अनुभूति के सिद्धांत से हमारा क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति अपने मन में पराजित हो जाता है या आत्म पराजय की स्थिति में गोते खाता है तो उसे सही अनुभूति की जरूरत होती है। उसमें अंतर्दृष्टि होनी चाहिए ताकि वो अपनी पराजय के अंदरूनी कारण को पहचान ले। उसे स्थिति को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी देखना चाहिए। उसमें अपने बारे में अंतर्ज्ञान और आंतरिक समझ होनी चाहिए कि वो कौन है और वो क्या है। उसे अपने आंतरिक शक्तियों का एहसास और विकास करना होगा, तभी उसे सफल परिणाम मिल सकता है।
सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों के कष्टकारी और असफल जीवन का कम से कम आंशिक कारण यह है कि वे भीतर से सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। उनमें यह अंतर्ज्ञान नहीं होता है कि वे कौन है और क्या है। ये अक्सर कहा गया है, इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। हो सकता है कि लोग लक्ष्य या उद्देश्य तय कर लें, कड़ी मेहनत करें, लेकिन इसके बावजूद असफल हो जाएं। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ रचनात्मक करना चाहे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा ना कर पाए। क्यों? शायद दिक्कत यह है कि उसके भीतर ही कुछ गड़बड़ है। दरअसल खुद को जानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमारे भीतर एक अंदरूनी आत्मरक्षक यंत्र होता है जो हमेशा हमारे मनचाहे चीज करने की कोशिश करता है। ये अतार्किक को तार्किक बनाने की कोशिश करता है। कई लोग दरअसल खुद को जानना भी नहीं चाहते हैं। वे दूसरे लोगों और उनके समस्याओं के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन खुद से मुंह छिपाएंगे और सच्चाई का सामना नहीं करेंगे। दरअसल किसी के विकास के अनुभव में बहुत बड़ा क्षण तब आता है जब वो खुद से छिपने की कोशिश छोड़ देता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का संकल्प कर लेता है। जो लोग असफल होते हैं वे आमतौर पर इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे किसी बाहरी स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं। उन्हें तो आंतरिक व मानसिक संघर्ष परास्त कर देता है। आपको खुद को उस तरह देखना होगा जैसे आप वास्तव में हैं। आपको अपने बारे में ईमानदारी के साथ सोचना होगा। यह अनुभूति का सिद्धांत है जो आत्म परीक्षण पर आधारित है। एक दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से कहे, देखो मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। तत्काल आपका मस्तिष्क आपसे कह सकता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि आत्मविश्वास की शुरुआत हमेशा सच्चे आत्मज्ञान से ही होता है। मैंने वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग को संबोधित किया। यहाँ कई महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी और कई तथाकथित हस्तियां मौजूद थी। मैं उनमें से ज्यादातर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मेरे भाषण के बाद एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर अपना परिचय दिया। मैं उन्हें तत्काल पहचान गया। वे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत ही योग्य और मशहूर। मैं उन्हें बताने लगा कि मैं उनकी लीडरशिप का कितना बड़ा प्रशंसक हूँ। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर यह सही है तो इसके पीछे एक अच्छा कारण है। अच्छा, मैंने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा, यह तो एक भाषण के कारण हुआ था जो आपने वाशिंगटन में 15 साल पहले इसी जगह पर दिया था। मैंने उस मीटिंग में आपका भाषण सुना था। मैं महत्वाकांक्षी था और मेरा प्रशिक्षण भी अच्छी तरह हुआ। सभी लोग मुझसे कहते थे कि मुझ में योग्यता थी, लेकिन मेरे ज़्यादातर काम गलत हो जाते थे। मेरे विचार और प्रतिक्रियाओं में गड़बड़ी थी, जिस वजह से मैं कई मूर्खताएं कर बैठता था। लेकिन उस रात जब मैंने आपका भाषण सुना तो अचानक मुझे एक नाटकीय अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत अंधेरी रात में देहाती मैदान में था और अचानक बिजली कौंधने से पूरा परिदृश्य साफ दिखने लगा था। मुझे अपने आंतरिक स्वरूप की झलक दिख गई। मुझे दिखा कि मैं अव्यवस्थित था और इसी वजह से पराजित हो रहा था। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं इसे सुधार कर दिखाऊंगा। मैंने पहला काम तो यह किया कि ईश्वर से मुझे व्यवस्थित करने की प्रार्थना की। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मेरे बिखरे हुए हिस्सों को संगठित कर दे। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, बाद में मुझे अपने भीतर अद्भुत अविश्वसनीय क्षमता, सुव्यवस्था और शक्ति का एहसास होने लगा। जाहिर है हर चीज अचानक सुनहरी नहीं हो गई, लेकिन ये बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई। ये रचनात्मक परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति ने अनुभूति के सिद्धांत पर सफलतापूर्वक अमल किया था। उसने अपने भीतर अच्छी तरह देखा और उसे जो गलत चीज दिखी उसे सुधार दिया। परिणाम उसे ऐसी शक्ति मिली जिसने उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। जब व्यक्ति को अनुभूति के सिद्धांत पर अमल करने से अपने भीतर क्षमता का एहसास होने लगता है तो शक्ति इस क्षमता को सक्रिय करती है, विकसित करती है और सफलता में बदल देती है। शक्ति का मतलब एक नई शक्ति और सामर्थ्य के एहसास से है, लेकिन रचनात्मकता के सक्रिय होने से पहले व्यक्ति को न सिर्फ आत्मज्ञान और आत्मविश्वास होना चाहिए, बल्कि उसमें शक्ति को सक्रिय करने वाला यह विश्वास भी होना चाहिए कि वो सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने में समर्थ है। जब लगन के साथ अनुभूति जुड़ जाती है तो इसे नई शक्ति मिलती है। यही सफल उपलब्धि तक ले जाने वाला फार्मूला है। हालांकि ये प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। आंतरिक संभावना से प्रेरित उदाहरण के लिए बॉब पेटिट को लें। बॉब अपनी पीढ़ी का सबसे महान प्रोफेशनल स्टार और बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। 14 साल की उम्र के में बॉब हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में था
अब उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और वजन 118 पाउंड था। जैसा उसका कहना है, वो झाड़ू जैसा दिखता था। वो कमजोर नाटा किशोर था, लेकिन उसमें खिलाड़ी बनने की प्रबल इच्छा थी। उसने सहज बुद्धि से अनुभूति के सिद्धांत को अपना लिया। सिर्फ उसे ही अपनी संभावना महसूस हो रही थी, हालांकि दिखाई तो वह उसे भी नहीं दे रही थी। उसने फुटबॉल खेलने की कोशिश की, लेकिन उसे टीम में नहीं लिया गया। बहरहाल उसे टैकलिंग का काम मिल गया। एक दिन कोई और खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर उसे मैच खिलाया गया और विपक्षी क्वार्टरबैक ने 65 गज के टचडाउन से उसे पार कर लिया। फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में वो बॉब के कैरियर का अंत था। फिर वो बेसबॉल की ओर गया। आखिरकार उसे सेकंड बेस पर सब्स्टिट्यूट बनने का मौका मिल गया। एक खिलाड़ी ने उसकी तरफ इतनी तेज गेंद मारी कि वो उसके पैरों के बीच से निकल गई और वे 2 रन बन गए। ये उसके बेसबॉल कैरियर का अंत साबित हुआ। फिर बॉब बास्केटबॉल की तरफ मुड़ा। हाई स्कूल की टीम में 12 लड़कों की जरूरत थी। 17 ने आवेदन दिया था। अंतिम सूची में बॉब का नाम नहीं था। उसके नाटे और कमजोर होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वो खेल जगत में नाम रोशन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खिलाड़ी बनना चाहता था और बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहता था। बॉब ने चर्च के पादरी से बात की। पादरी को तत्काल दिख गया कि इस छोटे लड़के में क्या था। उन्होंने उससे कहा कि ईश्वर उसे महान बनाएगा। बॉब को विश्वास हो गया। इसके अलावा पादरी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, हम चर्च की टीम बनाते हैं और हम अन्य चर्चों से भी टीम बनाने को कहते हैं। इन टीमों में उन लड़कों को रखा जाएगा जो हाई स्कूल की टीम में शामिल नहीं हो पाए थे। बॉब आखिरकार टीम में पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार बॉब को महत्वपूर्ण होने का एहसास हुआ। उसने लगातार अभ्यास किया। उसने हैंगर के तार को मोड़कर बास्केट बनाई और गैरेज के सामने कील से ठोक ली। वो अपनी इस अजीबोगरीब बास्केट में कई घंटों तक टेनिस गेंद फेंककर अभ्यास करता था। उसकी लगन देखकर उसके पिता प्रभावित हुए और वे उसके लिए बास्केटबॉल तथा बैकबोर्ड खरीद लाए। स्कूल से आने के बाद हर दोपहर को बॉब लंच के वक्त तक बास्केट में बास्केटबॉल फेंकने का अभ्यास करता रहता था। फिर वो लंच करता था, अपना होमवर्क करता था और दोबारा बाहर निकलकर तब तक बास्केटबॉल फेंकता था जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता था। जब भी उसे सड़क के किनारे कोई खुला कूड़ादान दिखता था तो वो उसमें कोई न कोई चीज फेंकता था। वो बास्केट में लगातार चीजें फेंकता रहता था। वो चर्च टीम का सबसे अग्रणी स्कोरर बन गया। वो बास्केटबॉल में उत्कृष्ट बनने के लिए संकल्पवान था। उसकी आंतरिक क्षमता ने उसे प्रेरित किया। बॉब जानता था कि उसमें न शारीरिक शक्ति नहीं है, इसलिए उसने अपने हाथ पैर मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम किए। वो हर दिन निष्ठा से व्यायाम करता था और संकल्प के कारण सेकंड ईयर में वो 5 इंच लंबा हो गया। जब तक वो हाई स्कूल के 3rd ईयर में पहुंचा, तब तक वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम में पहुंच चुका था। कोच को बॉब में हुए परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आया, जो पिछले साल जूनियर वर्सिटी में खेलने लायक भी नहीं था। बॉब के सीनियर ईयर में उसकी टीम स्टेट हाई स्कूल चैंपियन बन गई और बॉब ने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी तथा बाद में सेंट लुइस हॉक्स के साथ हुए मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किया। वो अपनी पीढ़ी के महानतम और बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बना। क्यों? क्योंकि उसने 2 सिद्धांतों का अभ्यास किया था, अनुभूति और लगन। अपने भीतर की संभावित शक्ति के एहसास के कारण उसने हार नहीं मानी, लेकिन अनुभूति और लगन के सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमें महान खिलाड़ी नहीं बनना है। रोजमर्रा की गतिविधियों में हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सकारात्मक तरीके से सोचने और हार ना मानने की हमारी क्षमता काम आ सकती है। लगातार जुटे रहें। मेरे सामने अचानक एक समस्या आ गई, उसका सुलझना असंभव लग रहा था। वो इस बात का उदाहरण है कि पूर्णतः निराशाजनक स्थिति का भी सुखद परिणाम निकल सकता है, बशर्ते आप उम्मीद करते रहें और कोशिश करते रहें। अप्रत्याशित बाधाओं ने मुझे इसका काफी प्रमाण दिया है। मुझे मिशिगन के हॉलैंड में एक मीटिंग में भाषण देना था और रात वहीं गुजारनी थी। अगली रात मुझे फिनिक्स एरिजोना में भाषण देना था। सामान्य स्थिति में वहां पहुंचने में कोई समस्या नहीं दिख रही थी। मुझे सुबह ग्राउंड रैपिड्स से शिकागो तक का हवाई जहाज पकड़ना था और फिर वहां से फिनिक्स के हवाई जहाज में बैठना था। इस तरह मैं वहां वक्त से काफी पहले पहुंच जाता। ये बड़ी आसान यात्रा लग रही थी, लेकिन मिशिगन के हॉलैंड में उस सुबह मोटल रूप से की खिड़की के बाहर खड़ी कार भी मुश्किल से दिख रही थी। भयंकर कोहरा छाया हुआ था। मैंने ग्राउंड रैपिड्स एक्सपर्ट फोन किया और मुझे पता चला
कि वहां भी कोहरा छाया है, कोई हवाई जहाज उड़ान नहीं भर रहा था। मैंने डेट्रॉइट फोन किया, वहां भी कोहरा था। उन्होंने बताया कि शिकागो के ओहेयर हवाई अड्डे पर भी कोहरा छाया था और उस समय वहां से भी किसी हवाई जहाज के उड़ने की उम्मीद नहीं थी। मैंने मिनीपोलिस फोन किया, वहां भी कोहरा था। संक्षेप में कोहरे ने मुझे फंसा दिया था। मैं फिनिक्स और वहां के अपने भाषण से सैकड़ों मील दूर था। मैं क्या कर सकता था? मैं बैठ गया और लगन के सिद्धांत पर अमल करते हुए सकारात्मक चिंतन करने लगा। फिनिक्स के लोगों ने 8 महीने पहले मुझसे समय लिया था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त उन्हें फोन करके कहूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं हार मान सकता था और कह सकता था मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। अगर मैंने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसके बजाय मैंने सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखा, कार किराए पर ली और शिकागो की तरफ जाते समय इस बात की कल्पना की कि मेरे पहुंचने तक कोहरा छट रहा है। शिकागो की 200 मील लंबी यात्रा के 60 मील पूरे करने के बाद कार का इंजन खड़खड़ करने लगा और बीच बीच में रुकने लगा। इन यांत्रिक मुश्किल से मेरी यात्रा की संभावना जरा भी उज्जवल नहीं हुई। मैंने अपने मस्तिष्क को सकारात्मक नजरिया रखने के लिए विवश किया। मुझे एक सर्विस स्टेशन मिल गया जहां एक बेहतरीन मैकेनिक था। पल भर में उसने आधा इंजन खोल दिया। उसने कई पुर्जों की सफाई की और 8 नए स्पार्क प्लग डाल दिए। फिर वो बोला, अब ये चल जाएगी। मैंने एक पे फोन से दोबारा शिकागो फोन किया। हवाई अड्डे के कर्मचारी ने मुझे बताया, आपका हवाई जहाज रद्द हो गया है। दोपहर 4 बजे एक हवाई जहाज जा रहा है। मैं जानता था अगर मैं उस हवाई जहाज में बैठ जाऊं तो भाषण के समय तक फिनिक्स पहुंच जाऊंगा। मैं कार में वापस बैठ गया और आप जानते हैं क्या हुआ? ये चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। बैटरी दम तोड़ चुकी थी। मैकेनिक ने बैटरी रिचार्ज कर दी। बहरहाल उसने मुझसे कहा, आप ओहियर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए रास्ते में इंजन बंद मत करना। नए स्पार्क प्लग और बाकी चीजों के कारण कार बहुत अच्छी तरह चली। जब मैंने ओहियर हवाई अड्डे के सामने कार रोकी तो मुझे डिग्गी में से अपना बैग बाहर निकालने के लिए इंजन बंद करना पड़ा और फिर कार दोबारा चालू नहीं हुई। बैटरी सचमुच दम तोड़ चुकी थी। मैंने बीमार कार एक पुलिस वाले के हवाले की, जिसने इस कार के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया। टर्मिनल में हजारों लोग परेशान हालत में खड़े थे। मैं झिझकता हुआ खड़ा रहा। तभी अचानक भीड़ में एक एयरलाइन अधिकारी ने मुझे पहचान लिया और पूछा, आपको क्या दिक्कत है? मैंने उसे अपनी दिक्कत बताई। उसने कहा, हमारी एयरलाइन के हवाई जहाज उड़ान नहीं भर रहे, लेकिन दूसरी एयरलाइन का एक हवाई जहाज जाने वाला है। अगर आपको उसमें जगह मिल जाए तो आप अपनी मीटिंग में पहुंच सकते हैं। हम लोग सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करेंगे, आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे, यही मेरा इंतजार करें। वो लगभग आधा घंटे बाद लौटकर बोला, वो हवाई जहाज जा तो रहा है, लेकिन उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। मुझे लगता है हमें गेट तक चलना चाहिए और ये उम्मीद करना चाहिए कि कोई यात्री नहीं आएगा या टिकट कैंसिल करा लेगा। जब हवाई जहाज उड़ान भरने ही वाला था तो मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि मुझे सीट मिल गई थी, एक यात्री नहीं आ पाया था। मैं अपने भाषण से 45 मिनट पहले फिनिक्स पहुंच गया। जब हर चीज गलत होती दिख रही हो तभी सकारात्मक मस्तिष्क विश्वास के अभ्यास का समय है। तभी संकल्प का समय है कि आप अब भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप लगन में जुटे रहे और हर चीज को आजमा कर देखें। अगर आप स्थिति की निराशाजनक मानने लगे तो आपका मानसिक नजरिया आपको पराजित करने के लिए ढेर सारी नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसके बजाय ये विचार रखें कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और काम करते रहें। अक्सर लोग ये बहाना बनाते हैं कि परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर थी। असली कारण तो ये था कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली और अब वे अपने काम को तर्कपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे निकलते हैं वे उठकर अपने मनचाही परिस्थितियों की तलाश करते हैं और अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वे उनका निर्माण कर देते हैं। यही नजरिया समस्याओं का मुकाबला करने में चमत्कारिक परिणाम देता है। हार मानने की जल्दबाजी ना करें, कभी हार ना माने। अगर आप ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। पहला, किसी भी समस्या का मुकाबला करते समय पहली बात यह है कि इस पर हार करना कभी ना छोड़ें। हमेशा लगन के सिद्धांत का प्रयोग करें। दूसरा, याद रखें आप मानसिक रूप से ऊंचे बनकर मुश्किलों के ऊंचे पर्वत को लांघ सकते हैं। तीसरा, इस सूत्र वाक्य का अभ्यास करें, हार मानना हमेशा जल्दबाजी होती है, जूझते रहे। चौथा, जोशीले शब्दों का प्रयोग करें, कभी निराशा भरी बातें ना करें, अच्छे शब्द बोले। पांचवा, जूझते रहने के से आप जीत जाते हैं। छठा, अनुभूति के सिद्धांत में निपुण बने, खुद को जानना सीखें, अपने भीतर के असली व्यक्ति को पहचाने। सातवां,
अगर आप पहले बार में सफल नहीं होते हैं तो कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। 8वां, परिस्थितियों को खुद को पराजित ना करने दें, अपने मस्तिष्क में परिस्थितियों को नियंत्रित करें। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। 9वां, बस लगातार जुटे रहें, बस कोशिशें करते रहें, क्योंकि इससे किला फतह हो जाएगा। लगातार आगे बढ़ते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10वां, ईश्वर पूरे समय आपको आशीर्वाद देता रहे। यहाँ पर अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है आपकी समस्या क्या है, आप इससे निपट सकते हैं। हर समस्या में इसके समाधान के बीच छिपे होते हैं। अमेरिका के बेहतरीन विचारक स्टेनले आर्नोल्ड का ये उल्लेखनीय वाक्य इस महत्वपूर्ण सच्चाई को रेखांकित करता है कि हर समस्या के भीतर ही उसका समाधान होता है। यह अध्याय बताएगा कि आप उस समाधान को कैसे खोज सकते हैं। यह आपको बताएगा कि आप अपनी समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। एक बार फिर अगर ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि समस्या बुरी होती है, जबकि इसके विपरीत समस्या अच्छी हो सकती है और आमतौर पर अच्छी ही होती है। जब ईश्वर आपको कोई कीमती चीज देना चाहता है तो वो कैसे देता है? क्या वो इसे सुंदर से पैकेट में लपेट कर चांदी की तस्तरी में रखकर आपको देता है? नहीं, वो इससे ज्यादा चतुर है। अक्सर वो उस कीमती चीज को किसी बड़ी सख्त समस्या के बीचों बीच छिपा देगा और फिर देखेगा कि क्या आप में उस समस्या को जोड़ने, तोड़ने और उसके बीच में छिपे बेशकीमती मोती को पाने का मादा है। कुछ लोग महसूस करते हैं जीवन सचमुच कितना सुखद हो जाएगा अगर हमारे सामने ज्यादा आसान समस्याएं हो या कम समस्याएं हो, या इससे भी अच्छा ये रहेगा कि समस्याएं ही ना हो। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा होने पर क्या हमारी हालत बेहतर होगी? इस सवाल का जवाब मैं आपको एक घटना सुनाकर देता हूँ। एक दिन फिफ्थ एवेन्यू में मैंने जॉर्ज नाम के एक दोस्त को देखा। जॉर्ज के उदास और असंतुष्ट चेहरे से साफ जाहिर था कि वो जीवन के आनंद के भरपूर नहीं था। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो वह उदासी के रसातल में डूबा हुआ था। इससे मेरी स्वाभाविक सहानुभूति जागृत हो गई और मैं उससे पूछ बैठा, कैसे हो जॉर्ज? वो एक सामान्य सवाल था, लेकिन इसे पूछना मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जॉर्ज ने मेरे सवाल को गंभीरता से ले लिया। उसने 15 मिनट तक पूरे विस्तार से बताया कि वो कितना बुरा महसूस कर रहा था। उसने जितने ज्यादा बातें बताई, मुझे उतना ही ज्यादा बुरा महसूस हुआ। मैंने उससे कहा, जॉर्ज, तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? तुम्हें कौन सी चीज खाई जा रही है? तुम्हें किस चीज से कष्ट है? इस पर वह फिर शुरू हो गया। ओह, उसने तेजी से जवाब दिया, समस्याएं, समस्याएं, समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। मैं समस्याओं से तंग आ गया हूं और ये बिल्कुल सच है। मैं इस अनंत समस्याओं से निजात पाना चाहता हूं। वो इतना उत्तेजित हो गया कि वो भूल गया कि वो किससे बात कर रहा है। वो अपनी समस्याओं के बारे में बहुत से अपशब्द बोलने लगा, जिन्हें निश्चित रूप से धार्मिक शब्दावली का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। नहीं चाहिए अब और समस्याएं। नॉर्मन, उसने आगे कहा, इन समस्याओं से मुझे मुक्ति दिला दो। ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें $1000 नकद दूंगा, जिनका तुम परोपकारी कार्यों में उपयोग कर सकते हो। मैं ऐसे सुनहरे प्रस्ताव को कैसे ठुकराता? इसलिए मैंने अच्छी तरह सोचा। सोचने और चिंतन करने के बाद मैंने एक समाधान निकाला जो मुझे ठीक लगा। कम से कम एक यथार्थवादी था, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जॉर्ज को पसंद नहीं आया। इसलिए मुझे $1000 मिलने की आशा पर पानी फिर गया। देखो जॉर्ज, मैंने कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करना पसंद करूंगा, लेकिन पहले मैं इस मामले को पूरा समझना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी सभी समस्याओं से मेरी मुक्ति पाना चाहते हो? एक भी समस्या नहीं चाहते हो? तुमने सही कहा, उसने जवाब दिया। मैं अपनी हर समस्या से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत समस्याएं झेली हैं। अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैं अब कोई समस्या नहीं चाहता। ठीक है जॉर्ज, मेरे पास इसका समाधान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हें पसंद आएगा। बहरहाल समाधान क्या है? कुछ समय पहले मैं एक काम के सिलसिले में एक जगह गया था, जहां के अधिकारी ने मुझे बताया कि वहां पर 1 लाख लोग हैं और उनमें से किसी के पास एक भी समस्या नहीं है। मैंने पहली बार जॉर्ज के चेहरे पर जोश की झलक और आंखों में उत्कृष्टता की चमक देखी जब उसने उल्लास से पूछा, मुझे वही जगह चाहिए, मुझे उस जगह ले चलो। ठीक है, मैंने जवाब दिया। वो जगह कब्रिस्तान है, और वो सच है। कब्रिस्तान में किसी को कोई समस्या नहीं है। उनके लिए जिंदगी के संघर्ष खत्म हो चुके हैं। अब वे आराम कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त की जरा भी परवाह नहीं है कि आप और मैं अखबार में क्या पढ़ते हैं, रेडियो पर क्या सुनते हैं या टीवी पर क्या देखते हैं। उनके पास एक भी समस्या नहीं है, लेकिन वे मुर्दा हैं। समस्याएं जीवन का चिन्ह है। तब तो तर्क की बात यह है, समस्याएं जीवन का चिन्ह है। मैं तो सुझाव भी देना चाहूंगा
कि आपके पास जितनी ज्यादा समस्याएं हैं आप उतने ही ज्यादा जीवित हैं। मान लें किसी व्यक्ति के पास 10 बड़ी समस्याएं हैं, इस आधार पर वो उस गरीब दुखी व्यक्ति से दुगना जिंदा है जिसके पास सिर्फ 5 समस्याएं हैं। अगर आपके पास एक भी समस्या नहीं है तो मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप बहुत बड़े संकट में हैं, आप जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं और आपको इसका पता तक नहीं है। शायद अच्छा यही रहेगा कि आप तत्काल अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लें और घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर कृपा करें, क्या आपको अब मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझे कुछ समस्याएं दें। ये देखकर हैरानी होती है कि इस महान स्वतंत्र देश की को क्या होता जा रहा है। हम उन महान लोगों के वंशज हैं जिनके पास समस्याएं थी और ढेर सारी थी, लेकिन क्या उन्होंने शिकायत की? क्या वे रोए? क्या वे जिंदगी में अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगे? और क्या उन्होंने तथाकथित दयालु सरकार के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए? नहीं, कभी नहीं। वे सीना तान कर खड़े रहे और उन्होंने अपनी मदद खुद की। उन्होंने दुनिया के इतिहास में महानतम अर्थव्यवस्था बनाई जिसने मानव जाति के लंबे इतिहास में लोगों को जितनी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई उतनी इससे पहले किसी अर्थव्यवस्था में नहीं देखी गई। या फिर महान लोगों की वो प्रजाति अब खत्म हो गई है? क्या हमारा चिंतन इतना सतही हो गया है कि समस्याओं के साथ जूझते समय हम दरअसल ये मानने लगे हैं कि हमारी किस्मत खराब है और बेरहम भाग हमारे पीछे पड़ा है? हमारे पूर्वज दार्शनिक थे, वे जानते थे कि समस्याएं ब्रह्मांड की संरचना में रची बसी हैं। ब्रह्मांड की रचना इसी तरह की गई है। उन्हें एहसास था कि ईश्वर का मकसद ऐसे इंसान बनाना था जो मजबूत हो, जिसका कद ऊंचा हो, जो मानवीय अस्तित्व के उतार चढ़ाव झेल सके, जो धरती पर जीवन की कटु सच्चाइयों का मुकाबला कर सके और जो पीछे नहीं हटे या घुटने नहीं टेके बल्कि रचनात्मकता और साहस के साथ इन सब से डट कर जूझे। हमारे पूर्वज दार्शनिक चिंतक थे, इसलिए वे ये बात जानते थे कि लोगों को सशक्त बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, संघर्ष द्वारा। इंसान मुश्किलों, बाधाओं और कष्टों का प्रबल प्रतिरोध करके ही मानसिक व आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। व्यक्ति के विकास में समस्याओं का यही अनुशासनात्मक महत्व है। वे उसकी अंतर्दृष्टि, शक्तियों और सृजनात्मक रूप से जीने की क्षमता को बढ़ाती है। मशहूर शोध वैज्ञानिक स्वर्गीय चार्ल्स एफ बॉस कैटरिंग ये सच्चाई जानते थे। उन्होंने जनरल मोटर्स को अपनी प्रयोगशाला की दीवार पर एक साइन बोर्ड लगा रखा था ताकि उनके साथियों और उन्हें लाभ हो सके। मेरे पास अपनी सफलताएं ना लाएं, उनसे मैं कमजोर होता हूं। मेरे पास अपनी समस्याएं लाएं, उनसे मुझे शक्ति मिलती है। दरअसल व्यक्ति समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया देखकर अपनी मानसिक सेहत के बारे में काफी कुछ सीख सकता है। अगर वो अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में शिकायत करता है, कटुता रखता है या झोंकता है मैं ही क्यों वाला नजरिया रखता है, तो यह स्पष्ट है कि उसे मदद की जरूरत है। बहरहाल अगर यह समस्या को जीवन का हिस्सा मानता है और सोचता है कि शायद इससे लाभ उठाया जा सकता है और साथ ही उसे यह विश्वास है कि वो इसका सामना कर सकता है, तो इससे स्वस्थ मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए हम इस सिद्धांत पर जोर देते हैं, अगर ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार मैं एक क्लिनिक से जुड़ा था जिसमें सभी धार्मिक समस्याओं के धर्मगुरु, विश्लेषक और मनोवैज्ञानिक थे। ये कभी दिग्गज समस्याग्रस्त लोगों को सलाह और उपचार देने के लिए एक साथ एकत्रित हुए थे। 25 साल से भी अधिक समय पहले मैंने मशहूर मनोविश्लेषक डॉक्टर इस्माइल ब्लैंटन के साथ ये संस्था बनाई थी। इसलिए मनोविश्लेषकों के प्रति मेरे मन में काफी सम्मान और प्रेम है। वे समर्पित लोग मानवीय जरूरतों के प्रति बहुत काफी सम्मान और प्रेम है और व्यक्तिगत समस्याओं में मदद करने के रचनात्मक तरीके खोजते हैं। मनोविश्लेषकों के प्रति मेरे सम्मान को देखते हुए मुझे एक मजेदार कहानी को सुनाने के लिए माफ करें जो न्यूयॉर्क के एक अखबार में छपी थी। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्रिस्ट ने न्यूयॉर्क सिटी में 7th एवेन्यू के एक होटल में 4 दिन का सम्मेलन आयोजित किया। होटल मनोविश्लेषकों से भरा था, लॉबी भी पूरी भरी भी थी। होटल के सामने सड़क के पार पेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन था जिसके आसपास सदियों से कबूतरों ने डेरा जमा रखा था। जहां तक नजर आता था वे कबूतर बहुत सुव्यवस्थित थे,
भावनात्मक रूप से संतुलित थे और बेहद अनुशासित रूप से अपने दैनिक दैनिक कार्य करते थे। लेकिन लगता था स्टेशन में आने जाने वाले लोगों को भावनात्मक अस्थिरता एक कबूतर पर हावी हो गई और उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। किसी कारण ये कबूतर होटल की लॉबी में पहुंच गया और मनोविश्लेषकों के बीच उड़ने लगा। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार कबूतर लॉबी में पूरे 2 दिन तक उड़ता रहा, लेकिन किसी मनोविश्लेषक ने दूसरे मनोविश्लेषक के सामने कबूतर दिखने का जिक्र तक नहीं किया। इस क्लिनिक में हमारे सामने लगभग हर मानवीय समस्या आ चुकी है। आप जिस भी समस्या का नाम लेंगे वो हमारे यहाँ आ चुकी है। चिंता की समस्या थी। एक उल्लेखनीय बात, चिंता के लिए अंग्रेजी शब्द वरी जिस पुराने एंग्लो एक्शन शब्द से लिया गया है, उसका मतलब यह है गला घोटना। अगर कोई आपका गला कसकर दबाए और वापस सांस ना ले पाए तो यह नाटकीय रूप से वही काम कर रहा है जो आप लंबे वक्त तक चिंता करते वक्त करते हैं। मुख्य समस्या यह है मुकाबला कैसे करें। डर और अवसाद अन्य समस्याएं थी जो सामने आई। अवसाद का मतलब हमेशा यह डर रहना है कि कोई बुरी चीज होने वाली है। स्वर्गीय डॉक्टर ब्लैंटन अवसाद को आधुनिक महामारी कहते थे। अपराध बोध और द्वेष की समस्याएं भी थी। इनके अलावा नशे, शराब, वैवाहिक और युवावस्था की समस्याएं भी थी। इनके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हमने अपने क्लिनिक में देखी है। लेकिन डॉक्टर ब्लैंटन के अनुसार सबसे प्रमुख समस्या एक गहरा आंतरिक संघर्ष था। अक्षमता और हीन भावना का एहसास था। यह व्यक्तिगत भावना थी कि व्यक्ति में जीवन की आम समस्याओं से जूझने की क्षमता नहीं है। इस परामर्शदात्री संस्था से जुड़कर मैंने जाना कि समस्याओं पर विजय पाने के लिए कम से कम 3 तकनीकें जरूर थी। पहला ज्ञान, दूसरा विचार और तीसरा विश्वास। इसे दूसरे तरीके से कहे तो जानना, सोचना, विश्वास करना। बाद में लोगों के साथ मेरे अधिक व्यापक अनुभव में इस बात की पुष्टि हुई। जब आप अपनी समस्याओं की जड़ों को जान लेते हैं तो आप इसे सुलझाने की दिशा में एक लंबा कदम आगे बढ़ा लेते हैं। लगभग हर समस्या ज्ञान और समझ के सामने घुटने टेक देगी। बहरहाल अगर आप समस्या की जांच नहीं करेंगे तो ये तथ्यों के मुकाबले बहुत बड़ी दिखेगी। मानवीय बुद्धि बहुत सशक्त है क्योंकि यह समस्या के हर पहलू का अध्ययन और विश्लेषण करती है। इसके बाद बुद्धि निर्णय के लिए समस्या के तत्वों को व्यवस्थित तरीके से जमा भी लेती है। फिर आमतौर पर यह पता चलता है कि जो समस्या बहुत जटिल और विनाशकारी लग रही थी उसमें समाधान की कई रचनात्मक संभावनाएं छिपी हैं। समस्या है बधाइयां। मुझे कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ भी एक बातचीत याद आती है। जब हम एक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट में एक बड़ी समस्या आ गई। मैंने मिस्टर स्टोन को फोन करके बताया, हमारे सामने एक समस्या आ गई है, जिस पर उन्होंने एक आशाजनक जवाब दिया, बधाइयां। मैंने स्पष्ट किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, समस्या सचमुच बहुत बड़ी है। लेकिन मिस्टर स्टोन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने चहकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो दोगुनी बधाइयां। फिर उन्होंने आगे कहा, हमेशा याद रखें, हर नुकसान के समान लाभ का तत्व छिपा होता है। उन्होंने पूछा, क्या समस्या का पूर्ण और गहन अध्ययन तथा विश्लेषण किया गया है? क्या हमने वैज्ञानिक तरीके से इसके मुकाबला किया है? क्या हमने सुयोग्य विशेषज्ञों से सलाह ली है? संक्षेप में, क्या हम समस्या के बारे में सब कुछ जानते हैं या फिर हम सिर्फ सतह पर दिखने वाली असामान्य मुश्किलों से ही घबरा गए हैं? उन्होंने कहा, हम इस समस्या की तह तक पहुंचते हैं। हम इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, फिर हम इसे सही तरीके से दोबारा जोड़ देंगे। हमने उस समस्या का तब तक विश्लेषण किया जब तक कि हम उस समस्या के पार नहीं पहुंच गए। उस मामले का आखिरी परिणाम, जो पहले बहुत निराशाजनक लग रहा था, बाद में बहुत अच्छा साबित हुआ। दरअसल समस्या के पुर्जे पुर्जे अलग करने पर ऐसी बेशकीमती चीजें हासिल होती हैं जो इसके बिना हासिल नहीं हो सकती थी। तो अपनी समस्या के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस बात की काफी संभावना है कि यह आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने वर्षों में कई सफल लोगों से मिल चुका हूं, जिनकी सफलता का कम से कम आंशिक कारण यह था कि उन्होंने समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करना और उनकी जांच करना सीख लिया। वे समस्याओं से ना तो घबराए ना ही डरे। इसके बजाय उन्होंने ठंडे दिमाग और तथ्यात्मक ढंग से हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और उन लोगों से भी जो उसी तरह की समस्याओं का सामना कर चुके थे। उन्होंने तब तक जांच की और समस्या के पुर्जे पुर्जे अलग किए जब तक कि वे उसके बारे में सब कुछ नहीं जान गए। उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया
करके इस काम में सफलता पाई। इससे हमेशा समझ हासिल होती है और समझ किसी भी स्थिति में विजय पा सकती है, चाहे वो कितनी ही रहस्यमय या अपराजय लग रही हो। साइरेक्स न्यूयॉर्क के बेहतरीन बिजनेसमैन हार्लो बी एंड्रयूज एक अविस्मरणीय मित्र थे। मिस्टर एंड्रयूज बेहद समझदार व्यक्ति थे जिनका दिमाग बहुत पैना और तेज था। लोगों के बारे में उन्हें बहुत ज्ञान था, जो बहुत तीक्ष्ण तथा सहज बुद्धि पर आधारित था। युवा अवस्था में जब मुझे समस्याओं के बारे में सलाह की जरूरत होती थी तो मैं जानता था कि सही जवाब पाने के लिए कहाँ जाना है। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन उन्होंने जीवन के बारे में सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बार मेरे सामने विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने उनकी शिक्षा की कमी पर बधाई देते हुए कहा, यह बहुत अच्छा हुआ कि आप कॉलेज नहीं आए। हम लोग आपकी अद्भुत इंसानी समझ को बाहर निकाल देते और आपको एक औसत स्नातक में बदल देते। शायद इस बात में काफी सच्चाई थी। चाहे जो हो, हार्लो एंड्रयूज जानते थे कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है। इनका प्रमाण मैंने तब देखा जब मैं एक ऐसी समस्या लेकर उनके पास गया जिससे मैं काफी चकरा गया था। जब मैंने उन्हें पूरी स्थिति बताई तो उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी। उनका पैना दिमाग मेरे बोलते समय विषय पर केंद्रित था और उसे व्यवस्थित कर रहा था। वे तत्काल समस्या की तह तक पहुंच गए और विशेषज्ञ के रूप में इससे निपटने लगे। जैसा उनके सवालों से जाहिर है, पहला, क्या तुमने सभी शामिल तथ्यों का पूर्ण और विस्तृत अध्ययन किया है? क्या तुम सचमुच महसूस करते हो कि तुम्हें ज्ञान है? फिर तुम इस समस्या के बारे में मेरे ज्ञान की जांच करने के लिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे। दूसरा, क्या इस सामग्री का तुम्हारा संयोजन इतना स्पष्ट और संक्षिप्त है जितना होना चाहिए? बाद में उन्होंने ये भी जोड़ दिया, चलो इसे दोबारा जमाते हैं। फिर वे एक अजीब काम करने लगे जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। मैं इस तरीके को कई समस्याओं पर रचनात्मक तरीके से आजमा चुका हूँ। वे टेबल के चारों तरफ घूमे और अपने हाथों में बटोरने की मुद्रा बनाने लगे, जैसे समस्या के सभी तत्वों को इकट्ठा कर रहे हों। फिर वे कल्पना में समस्या को एक लंबी गांठदार उंगली से दबाने लगे। मिस्टर एंड्रयूज को गठिया रोग था जिससे उनकी उंगली मुड़ गई थी और जोड़ों पर गांठें पड़ गई थी, लेकिन मैं अपनी मुड़ी हुई उंगली को आम लोगों से ज्यादा सीधी कर सकते थे। आखिर में उन्होंने कहा, देखो, हर समस्या में एक नरम जगह होती है, तुम्हें तो बस इसकी तलाश करना है जब तक कि वो मिले ना जाए। मैंने इस समस्या में नरम जगह खोज ली है। फिर उन्होंने उस समस्या में अपनी उंगली घुसाई, जिस तरह कुत्ता किसी हड्डी में अपने दांत गड़ाता है जब तक कि वह टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। अब समस्याओं के टुकड़ों में एक क्रमबद्धता थी और उन्हें जवाब मिल गया। बाद में ये एक अच्छा समाधान साबित हुआ। बेटे, समस्या सामने आने का बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उन्होंने सलाह दी। इसका तब तक अध्ययन करो जब तक कि तुम्हें पूरा ज्ञान ना हो जाए। फिर कमजोर जगह को खोजो, समस्या के पुर्जे पुर्जे अलग कर दो, बाकी का काम आसान हो जाएगा। आप किसी भी मुश्किल रास्ता सोच सकते हैं। दूसरी तकनीक विचार है। सोचे बस सोचे। अगर आप इच्छा शक्ति, लगन और मानसिक शांति का प्रयोग करेंगे तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता सोच सकते हैं। मस्तिष्क आपका महानतम औजार है। मस्तिष्क से आप सभी स्थितियां और परिस्थितियां पर विजय पा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं पर भी। अगर आप ठान लें और सोचें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था कि हमें बाकी शरीर की जरूरत सिर्फ मस्तिष्क को इधर उधर ले जाने के लिए है। मस्तिष्क सबसे अहम अंग है, शायद इसलिए इसे शरीर में सबसे ऊपर रखा गया है। जाहिर है, एडिसन ये कह रहे थे कि सभी चीजें, हमारा दैनिक अस्तित्व, हमारी सफलता, हमारी खुशी, हमारा भविष्य मस्तिष्क से तय होती है। मस्तिष्क की वो जगह है जहां हम याद रखते हैं, समझते हैं, सपने देखते हैं और सोचते हैं। काव्यात्मक रूप से हमने ये काम दिल को सौंप रखे हैं, लेकिन वास्तविकता में दिल शरीर का एक अंग मात्र है जो खून साफ करता है। मस्तिष्क में सोचने की योजना होती है और वही मनुष्य का असली पहचान है। दरअसल मस्तिष्क आपका निर्माण करता है और इसी में मनुष्य का वो हिस्सा काम करता है जिसे आत्मा कहा जाता है। बहरहाल, जब कोई समस्या प्रहार करती है तो आमतौर पर प्रवृत्ति यह होती है कि सोचने के बजाय भावनात्मक प्रतिक्रिया की जाए। जो मस्तिष्क ठंडा ना हो और तार्किक नियंत्रण में ना हो, वो तंत्रिकाओं को नकारात्मक भावनात्मक संदेश भेजता है। पेट को भी, जो दहशत की प्रतिक्रिया में बीमार महसूस करने लगता है। व्यक्ति घबरा जाता है और वो आधी रात को उठकर गर्म या ठंडा महसूस करने लगता है। उसका मुंह सूख जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो चिल्लाता है, मैं ही क्यों, मैं इस स्थिति में क्यों आ गया, मैं नहीं जानता कि कहाँ मुड़ूं।
जाहिर है जवाब में अपने सशक्त मस्तिष्क की ओर मुड़े, सोचे बस सोचे। आपकी सभी समस्याओं के जवाब आपके दिमाग में मौजूद हैं, लेकिन आपकी प्रबल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और दहशत के कारण आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक चीज तय है, गर्म होने पर इंजन का मस्तिष्क रचनात्मक तरीके से काम नहीं कर सकता। सिर्फ ठंडा, पूरी तरह ठंडा मस्तिष्क वो तथ्यात्मक तथ्यात्मक तार्किक और बौद्धिक अंतर्ज्ञान दे सकता है जिससे समाधान मिलता है। समस्या सुलझाने की प्रक्रिया पूरे समय अवचेतन की गहराई में चलती रहती है। स्थिति से निपटने वाले विचार तैर कर सतह पर आने की कोशिश करते रहते हैं। याद रखें, आपका मस्तिष्क हमेशा आपकी मदद करना चाहता है और करेगा, बशर्ते आप उसे करने दें। लेकिन दहशत, घबराहट, यहाँ तक कि छुटपुट भाव भी मस्तिष्क की सतह को विचलित कर सकते हैं। विचलित अवस्था में वो असंभव हो जाता है कि अंतर्ज्ञान चेतना के गहरे स्तरों से ऊपर उठकर सतह तक आ जाएगा। जब आपके सामने समस्या आए तो पहला कदम होता है शांति पाना। इसमें अनुशासन के अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन अनुशासन से गलत क्या है, ये आजकल व्यक्तित्व विकास में काफी महत्वपूर्ण है। खुद को दृढ़ता से काबू में रखें और शांत प्रतिक्रिया पर जोर दें। भावनात्मक संतुलन हासिल करें और दृढ़ता से इसे बनाए रखें। समस्या सामने आने पर ठंडक रखें। आजकल के युवा आश्चर्यजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वाक्यांश इतना समझदारीपूर्ण है कि इसे लोकप्रिय बन जाना चाहिए। अगर हर व्यक्ति, राष्ट्र भी इसका अभ्यास करे तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। इस वाक्यांश में 2 शब्द है, ठंडक रखो। तो जब आपके जीवन में कोई मुश्किल समस्या आए और आप तनावग्रस्त होने लगे तो आप मानसिक रूप से अधिकतम ठंडक रखने का अभ्यास करें। खुद से कहें, ठीक है, यह समस्या है, इसकी जांच करते हैं और इसके तत्वों का सावधानी से अध्ययन करते हैं। हम शांति से इनके प्रभावों पर विचार करते हैं। हम सोचते हैं, सचमुच सोचते हैं और सिर्फ सोचते हैं। किसी भी मामले में मैं भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। जब आप इस तरीके से समस्या का सम्मान करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाएगा। आपकी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। आपका मस्तिष्क समस्या के जड़ जकड़ लेगा और उसे झकझोर कर उसमें से विचार टपका देगा। ठंडे तार्किक चिंतन के अलावा मैं प्रार्थना के प्रयोग का सुझाव भी देना चाहूंगा। प्रार्थना विचारों के संप्रेषण का ही रूप है। इसके द्वारा आप दैवी मस्तिष्क की शक्ति हासिल कर सकते हैं, जिसमें समूची बुद्धिमत्ता का वास होता है। प्रार्थना दरअसल संप्रेषण का तार है, जिसमें से होकर ज्ञान, अतीन्द्रिय संकेत, नई समझ मिलती है। 2 शांत मस्तिष्क, ईश्वर का मस्तिष्क और आपका मस्तिष्क, आपकी समस्या पर काम करते हैं और जाहिर है इससे समस्या सुलझ जाती है। यह बात याद रखें, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप उसे सचमुच कर सकते हैं। आपको किसी समस्या से निपटने के लिए जिन विचारों की जरूरत है वे कभी आपके आसपास होते हैं। आपके मस्तिष्क के भीतर भी और बाहर भी शांत प्रतिक्रियाओं से संप्रेषण के तार जुड़ जाएंगे, जिनसे आपकी ओर विचार प्रभावित होंगे। हेनरी फोर्ड आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे महान विचारशील और प्रगतिशील व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने सस्ती कार का युग शुरू किया। उनके जीवन लेखक गैरेट ने फोर्ड को चिंतक बताते हुए लिखा है, मैंने एक बार फोर्ड से पूछा कि विचार कहाँ से आते हैं। उनके सामने डेस्क पर एक प्याली रखी थी। उन्होंने उसे उल्टा किया और अपने उंगलियों से उसके तलों ठोक कर बोले, आप जानते हैं कि वातावरण इस चीज पर 14 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव डाल रहा है। आप इसे देख नहीं सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह हो रहा है। यही विचारों के साथ होता है। वे हवा में तैर रहे हैं, वे आपके सिर पर दस्तक दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ ये पता लगाना है कि आप क्या चाहते हैं, फिर इसके बारे में भूल जाएं और आप अपना काम करते रहें। अचानक आपका चाहा गया विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। यह पहले से वहां मौजूद था। एक दिन मैंने इसे होते देखा। लंच पर फोर्ड, मुझसे और विलियम ने कैमरामैन से बातें कर रहे थे, जो कंपनी के लिए रेडियो प्रसारण करते थे। अचानक फोर्ड का शरीर सख्त हो गया। उनके चेहरे का जीवंत भाव अचानक नींद में चलने वालों जैसा हो गया और वे बड़बड़ाए, ओह, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। इसके बाद कुछ भी बोले बिना वे उठे और तेजी से चले गए। उनका चाहा गया विचार अचानक आ गया था और ये उसके बारे में कुछ करने चले थे। कैमरॉन ने कहा, यह अक्सर होता है, हो सकता है वे अब हमें 1 सप्ताह तक ना दिखे। हेनरी फोर्ड ठंडे चिंतन मशीन थे, हालांकि वे गर्मजोश इंसान थे। डेट्रॉइट में मिस्टर और मिसेज फोर्ड की जोड़ी को दुर्लभ कहा जाता है।
वे आस्थावान थी और वे चिंतक थे। क्या संयोग है? सोचो और यकीन करो, और ये अजय संयोग है, बशर्ते आप समस्या को ठंडा करें और इस बारे में सोचें और सोचें। फ्रेडे नामक चिंतक। तार्किक चिंतन से आप समस्याओं से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। इस बात का उदाहरण मेरे 16 वर्षीय दोस्त फ्रेडी की इस कहानी में मिलता है। गर्मी की छुट्टियां आने पर उसने अपने पिता से कहा, डैडी, मैं गर्मियों में आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं कोई नौकरी करना चाहता हूँ। सदमे से उबरने पर पिता ने कहा, ठीक है फ्रेडी, मैं तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है यह संभव ना हो, क्योंकि इस वक्त नौकरियां काफी कम हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे कोई नौकरी दिलवाएं, मैं खुद नौकरी खोज लूंगा। इसके अलावा इतना नकारात्मक ना सोचें। भले ही नौकरियां काफी कम हो, लेकिन मुझे जरूर मिल जाएंगी। एक खास तरह के लोगों को नौकरी हमेशा मिल जाती है। पिता ने शंका से पूछा, किस तरह के लोगों को? सोचने वाले लोगों को, बेटे ने जवाब दिया। आपको तो बस सोचना है, सचमुच सोचना है। विचलित ना हो, नकारात्मक ना हो, बस सोचे और सकारात्मक सोचें। अगर आप मुझसे पूछे तो ये लड़का नायाब था। फ्रेड ने नौकरियों के इश्तिहार देखे। उसे अपनी योग्यताओं के अनुरूप एक नौकरी दिख गई। आवेदकों को अगली सुबह 8:42 सड़क के एक पते पर पहुंचना था। फ्रेडी वहां 8 बजे नहीं बल्कि पौने 8 बजे पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि 20 लड़के वहां लाइन में पहले से ही खड़े थे। उनके सामने नियुक्त करने वाले व्यक्ति की सिक्योरिटी थी। फ्रेड लाइन में 21वां था। फ्रेड ने जब अपने प्रतिस्पर्धियों को देखा तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि वे भी योग्य दिख रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं बॉस होता तो इनमें से किसी को भी नौकरी पर रख लेता, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसमें से किसी को नौकरी मिले। वो ये नौकरी खुद पाना चाहता था। उसने प्रतिस्पर्धा भावना थी। मुश्किल ये थी कि सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो नियोक्ता को ध्यान को कैसे आकर्षित कर सकता था। ये समस्या थी, इससे कैसे निपटना चाहिए। फ्रेडी के अनुसार उसने इस पर एक ही काम करना था, और वो था सोचना। वो इस सबसे कष्टकारी लेकिन आनंददायक प्रक्रिया में डूब गया। वो सोचने लगा। जब आप सचमुच सोचते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई बढ़िया विचार मिल जाता है, और फ्रेडी को भी मिल गया। उसने एक कागज पर कुछ लिखा, उसे अच्छी तरह तह करके वो सेक्रेटरी के पास गया और सम्मान से सिर झुकाकर बोला, मैडम, आपके बॉस को इसे तत्काल पढ़ना जरूरी है। सेक्रेटरी काफी अनुभवी थी, और अगर कोई साधारण लड़का ऐसा हरकत करता तो वो उससे साफ कह देती, रहने दो लड़के, लाइन में जाकर 21वीं जगह पर खड़े हो जाओ। लेकिन वो साधारण लड़का नहीं था। वो उसे देखते ही ये बात समझ गई। उसमें एग्जीक्यूटिव के गुण झलक रहे थे, और सेक्रेटरी को यह बात दिख गई। ठीक है, उसने कहा, मुझे चिट्ठी पढ़ लेने दो। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो मुस्कुराई। वो तत्काल अपनी कुर्सी से उठी और बॉस के ऑफिस में जाकर डेस्क पर चिट्ठी रख दी। बॉस उसे पढ़कर जोर से हंसा। हालांकि चिट्ठी में लिखा था, सर, मैं लाइन में 21वां लड़का हूं, जब तक आप मुझसे ना मिले तब तक कोई फैसला ना करें। क्या उसे नौकरी मिली? क्या वो जिंदगी में अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना भी कर पाएगा? जाहिर है उसे नौकरी मिल गई, और जाहिर है वो समस्याओं का सामना भी कर पाएगा, क्योंकि अपने कैरियर की शुरुआत में ही उसने सोचना सीख लिया था। विचार करने वाला व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या पर विजय पा सकता है। वह या तो इसे सुलझा सकता है, या फिर इसे खत्म कर सकता है, या फिर एक विचार प्रणाली विकसित कर सकता है जिससे वो समस्या के साथ जीने में समर्थ बन सकता है। तो आसान सिद्धांत यह है, भावनात्मक प्रतिक्रिया ना करें, सोचे सोचे सोचे, और इसके साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ सोचता है, और जाहिर है वो काफी अच्छा विचारक है। लेकिन प्रिय पाठक, आप ये आपत्ति उठा सकते हैं कि वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेरी समस्या नहीं जानते हैं। मेरी समस्या सचमुच मुश्किल है, और उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई जवाब, कोई समाधान नहीं है। मैं कितना भी सोच लूं, उसके बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और मुझे यह बात इसलिए पता है क्योंकि मैंने तब तक सोचा है जब तक प्रार्थना की है, जब तक कि मेरा चेहरा नीला नहीं पड़ गया, लेकिन इस सब से कोई परिणाम नहीं मिला। देखिए, ये लेखक लोगों के साथ इतने सालों से यूं ही काम नहीं कर रहा है। वह लोगों के सामने आने वाली कठोर, पीड़ादायी और हताशपूर्ण समस्याओं के बारे में जानता है। समस्याएं सचमुच गहरी, अंधकारमय और दुखद होती हैं। जीवन में कुछ अपरिहार्य चीजें होती हैं जिनके कोई विकल्प नजर नहीं आते हैं, और हमें कुछ चीजों के साथ जिंदा रहना तथा उन्हें सहन करना सीखना होता है। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था, मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य जीवन को सहन करना है।
पहले नजर में तो यह वाक्य साहसिक लगता है, लेकिन यह है भी। इसके अलावा इसमें गहरी सच्चाई की झलक भी दिखती है। लेकिन अगर यह पूरी तरह सही होता तो जिंदगी सचमुच बहुत स्याह होती। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य जीवन पर विजय पाना है। जीवन के तमाम दर्द और सारी मुश्किलों के बावजूद वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते वो प्रार्थना करे और सोचे, काम करे, अध्ययन करे और विश्वास करे, क्योंकि यह सच है, ये पूरी तरह सच है। मुफ्त बर्फीला पानी। सकारात्मक चिंतक और आस्थावान व्यक्ति जानता है कि कोई ना कोई विचार हमेशा मौजूद है जो समस्याओं के समाधान की ओर ले जाएगा। यह उस रचनात्मक और प्रगतिशील विचार का पता लगाने की ठान लेता है। यह हमारा तीसरा तत्व है, विश्वास। मिसाल के तौर पर टेड और डेरोथी होस्टेड को ही लें। दिसंबर 1931 में टेड नामक फार्मासिस्ट और उसकी पूर्व टीचर पत्नी डेरवी ने साउथ डकोटा के वॉल नामक कस्बे में दवाई की दुकान खरीदी। उस वक्त इसी कस्बे की जनसंख्या 300 थी। वे एक ऐसे कस्बे में रहना चाहते थे जहां स्कूल और कैथोलिक चर्च हो, जिसमें वे नियमित प्रार्थना कर सके। वॉल में ये दोनों चीजें थी। इसके अलावा वह एक डॉक्टर भी था। बहरहाल साउथ डकोटा के वॉल के उस वक्त ऐसे कई पहलू थे जिनकी वजह से कोई भी उस जगह रहने में हिचकता था। बहुत हिम्मती लोग ही वहां रहने की बात सोच सकते थे। ब्लैक हिल्स और बैकलैंड्स के बीच यात्रा कर रहे पर्यटक वॉल में सिर्फ संयोग से आते थे और इसे कहीं नहीं का भौगोलिक केंद्र कहते थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इस इलाके में वैसे तो सभी तरह की प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती थी, सूखा, टिड्डियां का प्रकोप, फसल ना होना आदि, लेकिन बड़ी मंदी ने हालत बहुत खराब कर दी। जैसा आप समझ सकते हैं, 1932 का साल किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं था। लेकिन अगर आप उपयुक्त समय का इंतजार करते तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। उस गर्मी में बहुत तेज धूप पड़ी और तड़की हुई जमीन पर कई इंच ऊंची धूल की परत जमा हो गई। हवाएं बैडलैंड्स के ऊपर से टनों धूल हवा में उठाकर आसमान तक ले जाती थी, जिससे सूरज धुंधला दिखने लगता था। जो गिने चुने पर्यटक उस कस्बे की धूल भरी सड़कों पर बिना एयर कंडीशन कारों में गुजरते थे। तेज गर्मी और दमघोटू धूल से उनका गला सूख जाता था और जीभ बाहर लटक जाती थी। उनमें से कोई भी दवा की दुकान में दाखिल नहीं होता था। इसलिए टेड और डेरोथी होस्टेड के पास सोचने और प्रार्थना करने के लिए काफी समय रहता था। और ये अच्छी बात थी, वरना वे उस जबरदस्त विचार को नहीं खोज पाते जिसने उन्हें इतनी अद्भुत सफलता दिलाई। समस्या यह थी कि उन परेशान हाल राहगीरों को मुख्य राजमार्ग से कस्बे में और फ्री स्टोर तक आने के लिए कैसे आकर्षित किया जाए। ये पति पत्नी सोचने में जुट गए। उन्होंने ईश्वर से ज्ञान देने की प्रार्थना की। जब आप ऐसा करते हैं तो कोई ना कोई विचार जरूर आता है, और ये आया। ये एक सवाल के रूप में आया। थके हुए, धूल से सने, गर्मी से बेहाल यात्री उस पल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहते हैं? जवाब था बर्फीले ठंडे पानी का बड़ा गिलास। वॉल ड्रग स्टोर में मुफ्त बर्फीला पानी। पति पत्नी ने कस्बे के बाहर कुछ साइन बोर्ड लगा दिए और फिर घटनाएं होने लगी। संभावित ग्राहक वॉल ड्रग स्टोर का रास्ता खोजकर वहां आने लगे। उत्साहित होकर पति पत्नी हर हफ्ते नए साइन बोर्ड लगाने लगे। गर्मी खत्म होने से पहले उन्होंने हर दिशा में राजमार्ग पर 15 से 20 मील तक साइन बोर्ड लगा दिए। मुफ्त बर्फीला पानी, वॉल ड्रग स्टोर, वॉल साउथ डकोटा। अंततः हिस्टोर्ड संपत्ति की मेहनत और दोस्तों तथा पर्यटकों के उत्साह की बदौलत वॉल ड्रग स्टोर के साइन बोर्ड पूरे देश में फैल गए। ये यूरोप की राजधानियों और दुनिया भर के दूरदराज के इलाकों में भी लग गए। स्टोर की दीवारों पर उन साइन बोर्डों की तस्वीरें लगी हैं जो ग्रेट पिरामिड, उत्तरी ध्रुव और कोरिया के 38 पैरेलल जैसी अनूठी जगहों पर लगे हैं। भारत में ताजमहल के सामने लगे साइन बोर्ड पर लिखा है, टेड होस्टेड वॉल ड्रग स्टोर, 10,728 मील, जिसका तीर उस दिशा में संकेत कर रहा है। काफी समय से दवा की दुकान वाले मुफ्त बर्फीले पानी देने लगे हैं, लेकिन टेड और डेरोथी होस्टेड ने सबसे पहले इसका प्रचार किया था। परिणाम, हर दिन 4 से 6,000 ग्राहक इस छोटे कस्बे में आकर उनके स्टोर में भीड़ लगाते हैं। इस वजह से यह सबसे लोकप्रिय और सफल ड्रग स्टोर में से एक बन गया है। और ये उल्लेखनीय परिणाम किसने हासिल की? दो ऐसे लोगों ने जिन्होंने एक मुश्किल समस्या पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं की, जो हताश नहीं हुए और जिन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने विचार किया, प्रार्थना की और विश्वास किया। इससे वो महान विचार आया जिसने उनकी समस्या सुलझा दी। वो समस्या को सुलझाने के लिए आपको विचार की जरूरत है
और उसमें विश्वास भी जोड़ दे। विश्वास करे कि समस्याओं के समाधान होते हैं, विश्वास करे कि उन्हें पार किया जा सकता है, विश्वास करे कि उनसे निपटा जा सकता है, और अंत में विश्वास करें कि आप उन्हें सुलझा सकते हैं। विश्वास की शक्ति असाधारण है। सकारात्मक विश्वास के विचार सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जिस तरह अविश्वास के विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, उसी तरह सच्चे विश्वास से भरे विचार उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। सफलता का कारगर फार्मूला। हांगकांग में एक सफल चीनी व्यवसायी से मिला जो एक अच्छे घर में रहता है और सामुदायिक हित के कई रचनात्मक कामों में सक्रिय रहता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। लगभग 20 साल पहले वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर साम्यवादी चीन से सैकड़ों मील चलकर हांगकांग आया था, और उसके शब्दों में उसने स्वतंत्रता की खातिर अपने पैरों से मतदान किया था। लाखों अन्य लोग भी यही कर रहे थे। जल्दी हांगकांग में 20 लाख शरणार्थी आ पहुंचे। इससे वहां लोगों को खिलाने पिलाने की समस्या खड़ी हो गई। इन स्वतंत्रता प्रेमी लोगों का घर उपलब्ध कराने की बात तो असंभव ही थी। हम में से जो लोग उन दिनों हांगकांग गए हो, उन्हें याद होगा कि उस वक्त शरणार्थी बहुत कठोर परिस्थितियों में रह रहे थे। वे किसी भी जगह पर रह लेते थे। पैकिंग के पुराने बक्से, टीन के टुकड़े, यहाँ तक कि कागज के डिब्बे जोड़कर वे हवा पानी से अपनी रक्षा का इंतजाम करते थे। बाद में सरकार ने बहुत बढ़िया आवास योजना बनाई और मेरी पिछली यात्रा में मुझे झुग्गियां कहीं नहीं दिखी। यह आदमी दिन भर काम की तलाश में सड़कों पर भटकता रहता था और शाम को अपनी काम चलाओ झुग्गी में निराश होकर बैठ जाता था। उसका परिवार हर दिन सूप किचन में मुफ्त भोजन करने जाता था। ये सब झेलते समय वो दुख से सोचता था कि जिंदगी में उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसका ना जाने क्या होगा। क्या भविष्य कभी सुखद होगा? वो अपने परिवार की स्थिति को कैसे सुधार सकता है, ये उसकी समस्या थी, और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी समस्या थी। साम्यवादी चीन से भागते समय सिर्फ शरीर के कपड़ों के साथ आने के बावजूद वो अपनी छोटी न्यू टेस्टामेंट साथ लाया था। वो हर दिन इसे पढ़ता था। एक दिन उसने ये वाक्य पढ़ा, मैं ईसा मसीह के माध्यम से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वह मुझे शक्ति देते हैं। पढ़कर उसे जैसे बिजली का झटका लगा। सारे काम उसे अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन बिजली की कौन जैसे उस पल में वो आस्थावान बन गया। वो बेहतर भविष्य बना सकता था। वो जानता था कि वो बेहतर भविष्य बना सकता है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। वो कैसे शुरू करे, वो कहाँ से शुरू करे? उसने प्रार्थना की, उसने विचार किया, उसने अध्ययन किया, उसने विश्वास किया। फिर उसने कहा, मुझे फार्मूला मिल गया। वो फार्मूला जिसने मुझे आत्मनिर्भर और थोड़ा सफल बनाया। एक दिन मैंने बस ये विश्वास करने का फैसला किया कि मैं कर सकता हूँ। मैंने जोर से कहा, क्यों नहीं? यह बहुत दुस्साहसी लग रहा था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं। मैंने अवसरों की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार मेरे मन में नया विश्वास था कि मैं उन्हें खोज लूंगा। अब मेरे पास आगे बढ़ने, सोचने, देखने की प्रेरणा थी, और अब पहला काम मिला तो मैंने उसे इस तरह किया जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। फिर मैंने कुछ और जबरदस्त शब्द जोड़ दिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और आखिरकार ये दोनों वाक्य मैंने किया में बदल गए। यही वो फार्मूला है जिसने मेरी समस्या सुलझा दी। यह फार्मूला हम एक के लिए काम कर सकता है। क्यों नहीं? मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैंने किया। अब स्थिति आपके सामने है। ज्ञान, विचार, विश्वास। आपकी समस्या जो भी हो, आप उसे निश्चित रूप से निपट सकते हैं। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। और अब दोहराने का समय है। इस अध्याय में समस्या सुलझाने के कौन से कारगर सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, समस्या मूलतः अच्छी होती है, बुरी नहीं होती जैसे कि आमतौर पर समझा जाता है। दूसरा, सिर्फ जीवित लोगों के पास ही समस्याएं होती हैं। आपके पास जितनी ज्यादा समस्याएं हैं, आप उतने ही ज्यादा जीवित हैं। इसलिए खुश हो कि आपके सामने समस्याएं हैं। तीसरा, अपनी समस्या के बारे में अधिकतम संभव जानकारी बटोरे। समस्या का अधिकार, अधिकतम ज्ञान सफल समाधान की कुंजी है। चौथा, जब कोई समस्या आए तो भावनात्मक प्रतिक्रिया ना करें, ठंडक रखें। पांचवा, गर्म होने पर मस्तिष्क काम नहीं करेगा। ये सिर्फ तभी काम करेगा जब ये ठंडा और तथ्यात्मक होगा। छठा, सोचे, सफल विचार आपके मस्तिष्क में हमेशा मौजूद है, बस इसे खोजने भर होता है। सातवां, यकीन करें कि अगर आप ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। यकीन करें कि आपकी समस्या के सुलझाना संभव है। आस्थावान व्यक्ति के साथ बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं, इसलिए यकीन करें कि जवाब मिलेगा, ये जरूर मिलेगा।
अध्याय नंबर 3, इसका टाइटल है तनावग्रस्त हैं, इससे छुटकारा कैसे पाएं। तनावग्रस्त ये शब्द हर जगह सुना जाता है और ये आज के बहुत से लोगों का सशक्त चित्रण करता है। शायद वर्तमान युग इतिहास के किसी भी युग से ज़्यादा तनावपूर्ण है। शायद वर्तमान युग इतिहास के किसी भी युग से ज़्यादा तनावपूर्ण है। दरअसल हमारी पीढ़ी को तनावग्रस्त पीढ़ी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा एक दोस्त वॉल स्ट्रीट के एक ब्रोकरेज हाउस में काम करता है। उसने मुझे अपनी कंपनी के न्यूज़लेटर की कुछ पंक्तियां दिखाई जो वर्तमान तनाव की ओर इशारा करती है। आधे पढ़े हुए पेज का युग और जल्दी से भागने दौड़ने का, चमकीली रात तनी हुई तंत्रिकाओं के साथ हवाई जहाज उछलता है, संक्षिप्त विराम मस्तिष्क बौखला रहा है, दिल दर्द से भरा है, बिल्ली ऊँगती है जब तक फंदा नहीं कसता और आनंद खत्म हो जाता है। क्या यह हमारे दौर का सटीक चित्रण है? शायद स्थिति इतनी बुरी ना हो, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तनाव और दबाव हर जगह है और लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। एक बात तो यह है कि ये पहले से ज़्यादा गोलियां खा रहे हैं। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हर साल हमारे देश में 8 बिलियन एम्फीटेमाइन गोलियां बनती हैं। हमारी थकान दूर करने वाली गोलियां हैं, हमें नींद में सुलाने वाली गोलियां हैं, हमें जगाए रखने वाली गोलियां हैं, हमारा वजन घटाने वाली गोलियां हैं। एक वक्त था जब लोग बीमार होने पर सिर्फ एस्पिरिन की गोली खाते थे। अब ज़्यादा शक्तिशाली दवाएं आ गई हैं, ऐसी दवाएं जिनके आप आदी हो सकते हैं। इस तरह की गोलियां आसानी से बैसाखी बन जाती हैं, जिनके सहारे आप अस्थायी रूप से अपनी समस्याओं से निपटने या उनसे उबरने के संघर्ष से बच सकते हैं। गोलियां कुछ समय तक समस्याएं भुलाने में हमारी मदद करती हैं और लोग उन्हें इस उम्मीद से लेते रहते हैं कि उनकी समस्याएं दूर चले जाएंगे। वे गोलियां लेते रहते हैं बजाय इसके कि वे शांत तीक्ष्ण मस्तिष्क में अपनी समस्याओं का तार्किक ढंग से सामना करें और उन्हें रचनात्मक तरीके से सुलझाएं। हम तनावग्रस्त क्यों हैं? इतना सारा तनाव आखिर क्यों है? जहां तक मुझे याद है स्थितियां हमेशा ऐसी नहीं थी। तनावग्रस्त शब्द का इतना ज़्यादा प्रयोग अभी अभी होने लगा है। इससे पता चलता है कि यह बीमारी हाल ही में बहुत बढ़ गई है। शायद पिछले 3-4 दशकों में। यह सच है कि अमेरिकी लोग हमेशा से बेचैन और आक्रामक मानसिकता के रहे हैं, जिस वजह से हमने हर क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमने शक्ति के शांत नियंत्रण को खो दिया है और भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त होने लगे। इतने बड़े पैमाने पर भावनात्मक नियंत्रण का ह्रास आखिर क्यों हुआ? तत्काल हम कई युद्धों को दोष देने लगते हैं। 2 विश्व युद्ध, कोरिया और वियतनाम के संघर्ष और इसमें 1930 के दशक की भारी मंदी को जोड़ दें। सामाजिक परिवर्तन की व्यापक उथल पुथल को शामिल कर दें। व्यक्तिगत जीवन में धर्म के ह्रास को जोड़ दें और शोर में हुई भारी दर्दी को भी ना भूलें। हर जगह लगातार होने वाले शोर को आप हमेशा गाड़ियों की आवाज़ या टेलीविजन सेट या रेडियो की तेज आवाज़ सुनते हैं। निश्चित रूप से तनाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण शोर के स्तर का बढ़ना भी है। वास्तव में शोर बहुत बड़ा प्रदूषण है। चिढ़ उत्पन्न करने के अलावा यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑन एनवायरनमेंट क्वालिटी के चेयरमैन ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि शोर भरे माहौल में लगातार रहने से तनाव के गंभीर लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि इसके दीर्घकालीन प्रभाव से ब्लड प्रेशर और अल्सर जैसे रोग भी हो सकते हैं। बढ़ते हुए शोर की समस्या की रोकथाम के लिए कानून बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। संघीय सरकार कुछ उपकरणों और वस्तुओं में शोर के स्तर निर्धारित करने के बारे में विचार कर रही है। वर्तमान दुनिया के शोर के साथ समस्या यह है कि यह लगातार होता है, तीखा और मशीनी होता है। मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा था जिसे एक दिन एहसास हुआ कि उसके घर की हर मशीन चालू थी। अचानक उसे कर्कश कोलाहल सुनाई देने लगा। डिश वॉशर घर घर कर रहा था, वॉशिंग मशीन गरज रही थी, किचन की रेडियो तेज आवाज में चीख रहा था, लिविंग रूम में रखा टीवी दीवारों पर चलती गोलियों की तरह शोर मचा रहा था और ऊपर से उसके 3 छोटे बेटे शोर मचा रहे थे। जब दरवाजे की घंटी बजने लगी तो कुत्ता भौंकने लगा और बाहर एक जेट एयरलाइनर सिर के ऊपर चिंघाड़ा। एक मोटरसाइकिल
पास से गरजती हुई गुजरी और लॉन मोवर खड़खड़ करने लगा। शोर इतना ज्यादा और लगातार होता है कि शायद वो हमारे गहरे अवचेतन में बैठ चुका है और हमें भावनात्मक तथ्य तथा शारीरिक रूप से परेशान करता है। सुखी लोगों का देश। समस्याओं के बारे में काफी बातें हो गई। हमें यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होने से पहले ही हमें तनाव से निपट लेना चाहिए। सवाल यह है कि इसे हमारे जीवन शैली से दूर कैसे किया जा सकता है। हम तनाव पर प्रभावकारी नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, और ये किया जा सकता है बशर्ते आप ठान लें। जाहिर है हम सभी जावा के नीले समुद्र में बाली के मशहूर टापू पर जा सकते हैं। मैंने बाली का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैं कुछ समय पहले ही वहां गया था। वह मुझे उथल पुथल भरे दुनिया के सबसे शांत और तनाव रहित जगहों में से एक लगी। कितना सुंदर जगह है। नरम सफेद धूल, नीले लैगून और ताड़ के ऊंचे पेड़। इस शांति के बीच रहने पर तनाव गायब हो जाता है। किसी दिन, शायद किसी सुखद दिन, मैं 6 महीने की छुट्टियां लूंगा, मुझे उम्मीद है, और उनका ज्यादातर हिस्सा बाली में बिताऊंगा। हालांकि इस जगह पर भी मुश्किलें रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस धरती पर इतनी सुखद जगह दूसरी नहीं है। बाली के निवासी सुखी और तनाव रहित रहते हैं। मैंने इसका कारण खोजने की कोशिश की और आमतौर पर मुझे 5 जवाब मिले। पहला, हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा, हमारा जीवन बहुत सरल है। तीसरा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। चौथा, हमारे पास खाने पीने को पर्याप्त है। पांचवा, हम एक सुंदर टापू पर रहते हैं। शायद ऐसा ही होगा क्योंकि शांत रात में टहलते वक्त खुश खिलखिलाती हंसी की आवाजें हवा में तैरती सुनाई देती हैं। यहाँ का मुख्य मनोरंजन लोक नृत्य है, जिसमें गांव वालों की बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। नृत्य गांव के मंदिर के अहाते में होते हैं। 9 बजे तक हर गतिविधि खत्म हो जाती है और जल्दी टापू नींद में डूब जाता है, जबकि प्राचीन समुद्र हौले हौले मूंगे की चट्टानों से टकराता है और चांद चमकता रहता है। ये उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां सभ्यता का अभिशाप बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। जहां एक डिलक्स होटल है, लेकिन बाली मियामी बीच जैसा नहीं है। स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ये तो धरती पर स्वर्ग का अंश है जहां तनाव भटकता तक नहीं है। लेकिन चूंकि हम सभी बाली जाकर नहीं रह सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो भगवान हमारी और बाली वालों की रक्षा करे, क्योंकि हम अपना तनाव सच साथ ले जाएंगे और बाली को भी न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस की तरह बना देंगे। इसलिए हम जहाँ हैं, हमें वही तनाव रहित जीने की तरीके खोजने होंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम तनाव रहित जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम ठान लें कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि हम शोर शराबे के साथ जीना सीख सकते हैं। बाकी लोग रहते हैं तो फिर आप और मैं क्यों नहीं। लेकिन ये समस्या के साथ बुद्धिमानी और गहराई से जूझने का तरीका नहीं है। दरअसल मैंने ये सुझाव हाल ही में एक तनावग्रस्त व्यक्ति को दिया था जो कैनेडी एयरपोर्ट के पास रहता है और वहां आने वाले हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट से बहुत परेशान रहता है। उसने मुझसे कहा, मैं इस भीषण शोरगुल को बंद करने के लिए हर मानसिक युक्ति आजमा चुका हूं, लेकिन जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, एक बड़ा हवाई जहाज सीधे मेरे पलंग के ऊपर चीखने लगता है। मानसिक शांति पाने के लिए मैं आपके विचारों का अनुसरण करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस स्थिति में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने उसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में बताया। मैंने सोचा कि इससे कम से कम उसका ज्ञान बढ़ेगा और शायद उसे दुख में साथी मिलने का एहसास भी होगा। कुछ समय पहले मैं एक बड़े जेट में बैठकर एडमस्टन से लंदन गया। हवाई जहाज लंदन के हिथरो हवाई अड्डे पर उतरने के लिए नीचे हो रहा था। तभी अचानक खिड़की से बाहर झांकने पर मुझे ठीक नीचे विंडसर महल की ऐतिहासिक मीनारें और कंगूरे दिखाई दी, जो अंग्रेजी सम्राटों का पुराना महल है। हम महल के बहुत करीब थे। मैंने सोचा कि हेनरी अष्टम इन विशाल हवाई जहाज़ों के गुजरते समय कैसा महसूस करते। जहाँ तक मुझे इतिहास की समझ है, वे वैसे भी काफ़ी तनाव में रहते थे। उस वक्त हवाई जहाज़ तो नहीं चलते थे, लेकिन उनके पास दूसरे किस्म की बहुत सी समस्याएं थी। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या महारानी एलिजाबेथ को इस हवाई जहाज़ के शोर से कष्ट नहीं होता होगा। मैंने अपने दोस्त को बताया, तुम अकेले ही नहीं हो। उस महारानी एलिजाबेथ विंस्टर में सोती है, तो उनके ठीक ऊपर जेट उतरने का शोर होता है। उसने इस उदाहरण में दिलचस्पी तो ली, लेकिन इससे उसे कोई राहत नहीं मिली। तनाव जरूरी नहीं है। हर चीज के बावजूद आपको तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए जोर देकर कह सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिल चुका हूँ जो बेहद तनाव के बीच भी तनाव मुक्त तरीके से जीना सीख चुके हैं।
उनका अनुभव बताता है आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते आप सोचें कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के ओवल ऑफिस में बैठा था। उस दिन व्हाइट हाउस के बाहर कोई प्रदर्शन हो रहा था। लोग आलोचना भरे वाक्यों की तख्तियां उठाकर भद्दे नारे लगा रहे थे। मेरा मानना है कि आजकल उस तरह के नारों को अश्लील कहा जाएगा, लेकिन मैं उन्हें भद्दा कहना ही पसंद करूंगा। वे ताबूत लिए थे और राष्ट्रपति को हत्यारा कह रहे थे। ये शोर व्हाइट हाउस के अंदरूनी ऑफिस यानी ओवल ऑफिस में भी हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। मैं बैठकर राष्ट्रपति को देखता रहा। दोपहर के 4:30 बजे थे और वे दिन भर के सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जूझ रहे थे। मैंने उनके हाथों पर ध्यान दिया। आप किसी के हाथ देखकर बहुत कुछ समझ सकते हैं। उनके हाथ बिल्कुल स्थिर थे और जरा भी कांप नहीं रहे थे। वे पूरी तरह शांत थे और उनकी आवाज भी धीमी तथा शांत थी। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। इस बात से मेरी दिलचस्पी जाग गई और मैंने पूछा, राष्ट्रपति महोदय, दुनिया की सारी समस्याओं के बावजूद और आपके ऑफिस के बाहर हो रहे इतने शोरगुल के बावजूद आप इतना शांत व्यवहार कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैं शांत हूं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आप तनावग्रस्त होने से कैसे बचते हैं? उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने मेरे ऑफिस के बाहर रैली निकालने और चिल्लाने का अधिकार है, जिसमें वो जो चाहे कह सकते हैं। यह एक आज़ाद देश है और वे इस देश के नागरिक हैं और मैं कह रहा हूं जिसे मैं सही समझता हूं। अगर आप अपनी समझ से सही काम करते हैं तो आपको तनाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको उसी ऑफिस में स्वर्गीय राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के साथ हुई एक मुलाकात के बारे में बताता हूं। मुझे मिस्टर ट्रूमैन हमेशा से पसंद थे क्योंकि वे सहज थे। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे तो अपनी समझ के हिसाब से सबसे अच्छा काम करते थे और काम अच्छी तरह से हो जाता था। मैं एक दिन उनके ऑफिस में था जब देश और संसार बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे थे। मीडिया की खबरों से ऐसा लग रहा था जैसे सभ्यता खत्म होने वाली हो। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सभ्यता खत्म होने वाली है और हर व्यक्ति इस बारे में तनावग्रस्त हो जाता है। अजीब बात यह है कि सभ्यता आज तक कभी खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा, राष्ट्रपति जी, आप हमेशा बहुत शांत दिखते हैं, क्या आप कभी तनाव में नहीं आते? देखिए, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जवाब दिया, मैं इतिहास का कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे इस काम को करने के लिए चुना गया है और मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से इसे करना चाहता हूँ। मैं हर सुबह इस ऑफिस में आता हूँ और बहुत लंबे समय तक अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से काम करता हूँ। जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से काम करते हैं तो आप उससे अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं रात को बिस्तर पर जाता हूँ तो सारे मामले ईश्वर को सौंपकर उनके बारे में भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ, ईश्वर, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, अब कृपया यहाँ से आगे का काम आप संभालें। और फिर मैं सोने चला जाता हूँ। जाहिर है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर जब काम पूरा कर देता है तो मतदाता इसके बावजूद दोष मुझे ही देते हैं। मैं ये बात जानता हूँ। राष्ट्रपति ट्रूमैन का भी मानना था कि आपको तनावग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मौकों पर व्हाइट हाउस से निकलते हुए मैंने खुद से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। अगर वो कह सकता है कि आपको तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, तो फिर अपने सामने आने वाली छोटी छोटी चीजों के बारे में मुझे तनावग्रस्त क्यों होना चाहिए? तनाव की दवा। सच तो यह है कि आपको तनावग्रस्त होने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो तसल्ली रखें, क्योंकि एक उपचार है। ये तनाव की प्रभावकारी दवा है। आप दवा की दुकान से बहुत सी दवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत संदेह है कि दुकान की सारी दवाएं मिलकर भी तनाव का उस तरह इलाज कर पाएंगी जिस तरह मेरी मुझाई दवा करेगी। ये दवा मुंह से नहीं ले जाती बल्कि दिमाग से ले जाती है, और ये दवा है, मैं तुम्हारे पास शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें सौंपे जाता हूँ। यह उस तरह नहीं जिस तरह दुनिया देती है, बल्कि उस तरह जिस तरह सिर्फ मैं देता हूँ। प्रकृति अक्सर शांति प्रदान करती है। आप सूर्यास्त देखते हैं, चांदनी रात में झील देखते हैं और शांति का एहसास आ जाता है। लेकिन सूर्यास्त या चांदनी के चले जाने के बाद जब आप अपने समस्याओं की ओर मुड़ते हैं तो शांति का एहसास अक्सर खत्म हो जाता है। दुनिया की शांति गुजर जाती है, लेकिन ईश्वर की शांति कायम रहती है। यह बहुत गहरी होती है। ये धार्मिक पंक्ति न सिर्फ सुंदर है बल्कि उपचारक भी है। मेरा मानना है कि जो भी इसे याद करेगा और इसे तब तक दोहराएगा जब तक कि वह उसके गहरे अवचेतन में ना उतर जाए, तो उसे समय के साथ हर तनावकारी स्थिति का कारगर उपचार मिलेगा।
शब्दों में उल्लेखनीय उपचारक शक्ति है, खास तौर पर उन शब्दों में जो मैंने अभी अभी बताए हैं। ये दुखद है कि इतनी पक्की दवा उपलब्ध होने के बावजूद हम तनाव में गले तक डूबे रहने का इसका शिकार बने। 23वां भजन कई लोगों के तनाव को कम करने में काफी मददगार साबित हुआ है। किसी ने मुझे उस भजन का आधुनिक संस्करण दिया था, जिसने अति सक्रिय मानसिक प्रक्रियाओं पर उपचारक प्रभाव डाला है। ये इस तरह है: ईश्वर मेरा गति निर्धारक है, मैं भाग दौड़ नहीं करूंगा, वो मुझे बीच बीच में रोक कर आराम देता है। ये स्थिरता की छवियां प्रदान करता है जो मेरी शांति को पुनः स्थापित करती है। वो मुझे कार्यकुशलता के तरीकों की ओर ले जाता है, मस्तिष्क की शांति द्वारा, और उसका मार्गदर्शन शांति है। हालांकि मेरे पास हर दिन हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति यही है। उसकी अमरता, उसका महत्व मुझे संतुलन में बनाए रखेगा। ये मेरे काम के बीच में ताजगी और नवीनीकरण प्रदान करता है। मेरे मस्तिष्क पर अपने शांति का तेल लगाकर सुखद ऊर्जा का मेरा प्याला ऊपर तक भर जाता है। निश्चित रूप से सद्भाव और प्रभावीपन मेरे काम के फल होंगे, क्योंकि मैं चलूंगा इसमें ईश्वर की गति और उसके निवास के चिरकाल तक रहूंगा। लेकिन शायद ये कविता और पहले बताए गए विचार आपको थोड़े ज्यादा धार्मिक लगे। उस महिला की तरह जिसने चिट्ठी में लिखा था, मुझे आपकी पुस्तकें पसंद है, उसमें मुझे फायदा होता है, लेकिन मैं धार्मिक अंश छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर वो कहती है, मैं अपने और अपने स्थिति के बारे में सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नरक जितने तनाव में हूँ। आप क्या सुझाव दे सकते हैं? आप चैन से रह सकते हैं। हम उस महिला को ये सुझाव दे सकते हैं कि वो ये नीचे दिया पत्र पढ़ ले। ये पत्र मुझे एक और उतने ही तनावग्रस्त महिला ने लिखा था, जिसने धार्मिक आशा नहीं छोड़ी थी। उसने लिखा था, जब तक मैंने आपकी बुकलेट न्यू कैन रिलैक्स नहीं पढ़ी थी, तब तक मैं कभी शांत नहीं रह पाई थी। मैं शारीरिक जांच करवाती थी और डॉक्टर मुझे शांति से आराम से रहने को कहता था। यह कहता था, आप तो उतना ही तनाव में हैं जैसे किसी ईंट की दीवार से टकराने वाली हूँ। मैं कहती थी, मैं इसे कम नहीं कर सकती। जाहिर है, मैं कभी कभार तनाव कम करने की गोलियां लेने लगी। फिर मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ आया। ऑपरेशन करके मेरे पूरे यूरेटस को निकाल दिया गया। इसके बाद मैं तंत्रिकाओं का तनाव कम करने के लिए गोलियां लेने लगी। मैं रात को नींद की दो गोलियां भी लेने लगी। मैं मानसिक रूप से टूट गई थी। अगर कोई मेरी तरफ देखता भी था तो मेरा रोने का मन करता था। मैं बहुत ही बुरा महसूस करती रही थी। मैं परिवार के बाहर किसी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती थी। चैन से रहने के लिए मैं ढेर सारे नर्व पिल्स बदल बदल कर खाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ था, बहुत समझदार पति और 3 प्यारे बच्चे। मैं अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक जाती रहती थी। मैं इतनी दवाएं ले रही थी कि लाश जैसी दिखने लगी। इससे मुझे 1 सप्ताह तक एक बार फिर अस्पताल में रहना पड़ा। बहुत ज़्यादा दवाएं और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी हालात। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अगर सही वक्त पर ठीक नहीं होती तो शॉक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ईश्वर का शुक्र है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्पताल में रहने के दौरान मुझे तनाव कम करने के 40 इंजेक्शन दिए गए। मैंने उन्हें गिना था और हर दिन 4 गोलियां दी गई। घर लौटने पर मुझे दिन में 2 इंजेक्शन, तनाव कम करने की 4 गोलियां और नींद की 2 गोलियां दी गई। फिर इंजेक्शन खत्म हो गए और सिर्फ तनाव कम करने की गोलियां चलने लगी। घर लौटने के 1 हफ्ते बाद मैं बिस्तर पर लेटी लेटी आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे मन में एक निराशाजनक विचार आया, क्यों ना मैं उठकर आत्महत्या कर लूं। मेरे मन में कितने भयानक विचार आ रहे थे। मुझे याद है मैंने कहा, ओह मेरे भगवान, दोबारा ऐसा विचार मत भेजना। मैं जानती थी कि अगली बार शायद मैं सचमुच अपनी जान ले लूंगी। मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी थी कि उससे दवा की पूरी दुकान भर जाती। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन उसी दिन मेरे दामाद की माँ ने मुझे आपकी बुकलेट भेज दी, डॉक्टर पिल। तब मैंने दोबारा जीना शुरू किया। इसमें कई हफ्तों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भगवान का शुक्र है आज मुझे तनाव कम करने की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चित रूप से अब भी मैं कभी कभार तनावग्रस्त हो जाती हूँ, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं शांत हो सकती हूँ। मैंने दूसरों को आपके सुझाव बताने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि आजमाने के बाद भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उन्होंने इस बारे में ज़्यादा कोशिश नहीं की है। और आप जानते हैं कि जब डॉक्टर को ये यकीन हो गया कि इस बुकलेट से मुझे फ़ायदा हो गया था, तो उसने अपने नर्स से फ़ोन करवा कर इसके प्रकाशक और लेखक के बारे में पूछा। वो आपके बुकलेट में आपके बाकी रोगियों की भी मदद करना चाहता था।
अगर आप तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, शांत रहना सीखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि धार्मिक अंश छोड़ना बुद्धिमानी की बात ना हो। न्यूयॉर्क सिटी के शीर्षस्थ हृदय रोग विशेषज्ञ की भी यही मानना है। उन्होंने मुझे 3 रोगियों के एक्सरे दिखाए। जाहिर है उन्होंने उनके नाम गोपनीय रखे और कहा, ये 2 पुरुष और 1 महिला के हृदय के एक्सरे हैं, जिनकी उम्र उस समय 50 से 60 के बीच थी। उन्होंने हृदय के क्षतिग्रस्त हिस्सों की तरफ इशारा किया। मैंने टिप्पणी की, ये अब तक मर चुके होंगे। बिल्कुल नहीं, उनकी उम्र अब 65 साल से अधिक है। वे पूरी तरह से सक्रिय हैं और जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे हैं। तब तो आप डॉक्टर नहीं जादूगर है, मैंने प्रशंसा में कहा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा, मैंने तो बस उनसे इतना कहा कि वे अपने धर्म का अभ्यास करें। उनमें से एक यहूदी था, बाकी दोनों ईसाई थे। उन्होंने मेरी बात मान ली और समय के साथ अपने जीवन से मानसिक तथा भावनात्मक तनाव को बाहर निकाल फेंका। वे ठीक हो गए और अब तक ठीक है। अब आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप सोच लें कि आप ठीक हो सकते हैं और इन लोगों द्वारा अपनाए गए उपचार का अनुसरण करें। खुद प्रबंधन करना सीखें। तनाव के उपचार का एक और तरीका भावनात्मक नियंत्रण के चिंतन पर आधारित है, जो मैनेजमेंट इंजीनियर्स की एक कंपनी के प्रमुख ने बताया था। वे लिखते हैं, आपकी पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के हमारे उद्योग के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति में बेहद आशाजनक परिवर्तन हुआ। फिल हमारी एक कंपनी के बहुत से कर्मचारियों का सुपरवाइजर है। काम करवाने के लिए वह बरसों से कर्मचारियों पर दबाव डालता था, आक्रामक शैली अपनाता था और इस बारे में जरा भी नहीं सोचता था कि इससे उसके अधीनस्थ कर्मचारियों या उसके अपने नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। फिल को बस यही तरीका आता था। फिर कंपनी ने कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उसे एक नए इलाकों में भेज दिया। स्थिति को काबू करने की कोशिश में वो नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच गया। वो सही काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप चिल्लाकर लोगों से नए विचार स्वीकार नहीं करवा सकते। फिल के अथक प्रयासों को सजा थी लगातार सिरदर्द। मेरे बेटे ने आखिर उम्मीद के साथ उसे 3 पुस्तकें दी। उसने सोचा कि वो उनमें से किसी एक पर तो नजर डालेगा। उसने एक आपकी थी। एक सुबह 3 बजे फिल आ जागा और उसका सिर इतनी तेजी से दुख रहा था जैसे फट ही जाएगा। यह रात को होता था। कई हफ्तों तक वो पूरी रात नहीं सो पाता था। वो उठकर बैठ गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो उठे, शराब पिए, अपनी नौकरी छोड़े और दोबारा कहीं शुरुआत करें। वो पैटर्न बरसों से चला आ रहा था, लेकिन फिर उसे पुस्तक दिख गई। उसने एक पुस्तक उठाई और सरसरे नजर डालकर फर्श पर फेंक दी। फिर उसने दूसरी पुस्तक उठाई और उसे भी पहली पुस्तक की तरफ फेंक दिया। फिर उसने आपकी पुस्तक उठाई और उसे भी फेंकने वाला लगा, लेकिन किसी कारण से वो रुक गया। शायद इसलिए क्योंकि वो आखिरी पुस्तक थी। वो इसे यूं ही नहीं कहीं से खोलकर पढ़ने लगा। उसने अध्याय के अंत तक पढ़ा और उसमें दिए गए शांतिदायक फार्मूले को दोहराया। वो लेट गया और इसके पहले कि उसे पता चल पाता, वो गहरी नींद में सो चुका था। अगली सुबह फिल जब जागा तो तरोताजा था, लेकिन उसे अब भी सबक नहीं सीखा था। एक रात में वो कैसे सीख सकता था? वो उसे खूंखार जोश से अपने काम करने लगा और उसे वही पुराने परिणाम मिले, बढ़ता तनाव और भयंकर सिरदर्द। अगली सुबह वो 3 बजे के करीब एक बार फिर जाग गया और उसे लगा कि उसके सिर में हथौड़े पड़ रहे हैं। वो उठकर बैठ गया और उसे तत्काल उस पुस्तक की याद आई। उसको पत्नी सुघड़ गिरनी थी और उसने उसका कमरा साफ कर दिया था। पुस्तक कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए वो पूरे घर में छानबीन करने लगा, तब जब तक कि वह नहीं मिल गई। पुस्तक को पलटकर वो पिछली रात वाले अध्याय तक पहुंच गया। उसने बैठकर उसे पढ़ा, लेकिन इस बार उम्मीद से। जब उसने अध्याय पूरा कर लिया तो नींद स्वाभाविक और आसान तरीके से आ गई। ऐसा लगता है इसे दूसरे अनुभव के बाद फिल को एहसास हुआ कि उसे खुद के और अपने समस्याओं के बारे में एक नए दृष्टिकोण की जरूरत थी। फिर उसने पूरी गंभीरता से पढ़ना और सोचना शुरू किया। इसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब वो बदल चुका है और काफ़ी परिपक्व हो चुका है। वो सफल मैनेजर बन चुका है क्योंकि उसने खुद का प्रबंधन करना सीख लिया। तनाव नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण रहस्य है कि तनाव के सभी संभावित कारणों और स्रोतों के बारे में जागरूक रहें। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के स्टीवेंसन और मिल्ट लिखते हैं कि शुद्ध तनाव यानी धनुष की डोर की तरह तने रहना शायद ही कभी अकारण होता है। ये तो भावनात्मक विचलन का हिस्सा होता है। आप कह सकते हैं मैं तनाव महसूस करता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा गौर से देखेंगे
तो आप पाएंगे कि आपका दरअसल मतलब है मैं दुखी, परेशान, उदास, चिंतित, चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ। इसी तरह के विचलित करने वाली भावनाएं तनाव उत्पन्न करती हैं। इसलिए तनाव की व्यवहारिक जांच में उन तमाम भावनात्मक उलझनों व परेशानियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका तनाव पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीतर देखें, अपने मानसिक नजरिए और जीवन शैली की सावधानी से जांच करें। क्या आपको नई स्थितियों से डर लगता है? क्या आप अच्छा महसूस करते हैं? क्या आप अकारण उदास रहते हैं? क्या आप जीवन की सामान्य खुशियों के स्वाद लेते हैं, या फिर आपको हमेशा अपने आसपास रोमांचक लोग चाहिए, या खुश होने के लिए अनोखे काम जरूरी होते हैं? अपने भीतर गहराई से झांकें। शायद ऐसा कुछ है जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। एक दिन मेरे ऑफिस में एक बहुत तनावग्रस्त आदमी ने एक रबड़ बैंड उठाया और उसे पूरा तान दिया। फिर वो बोला, ये मैं हूँ, मैं इतना हूँ तनावग्रस्त हूँ। इस रबड़ बैंड में इतना ही लचीलापन है। मैंने जवाब दिया, ये इतना ही तनाव झेल सकता है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। और ये आपके बारे में भी सही है। आपकी ये हालत कैसे भी ओह आधुनिक जीवन की जटिलताएं, उसने आह भरते हुए कहा। मैं जानता हूं, लेकिन कोई खास बात तो रही होगी। मैंने कुरेदा। मेरे ऑफिस में एक आदमी का प्रमोशन मिल गया, जबकि वो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने स्वीकार किया, मैंने उससे नफरत करता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझती है, उसने ये बाद में कहा, लेकिन दूसरी औरत समझती है। मैंने तुक्का लगाते हुए कहा, आप उसके बारे में कैसे जानते? उसने हैरानी से पूछा। बस अंदाजा लगा लिया, मैंने उससे कहा। मुझे हैरानी हुई कि अचानक उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो तेजी से बोलने लगा, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं इस तरह जीना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पागल हो रहा हूँ। आप जानते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। आप दो काम तत्काल कर सकते हैं। ऑफिस से उस कर्मचारी से नफरत करना छोड़ दें और उस दूसरी औरत से संबंध खत्म कर दें। आप इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि आप ये भी नहीं जानते कि आराम कैसे करना है। आपको खुद को इसी तरह संभालना होगा और आप तनाव उत्पन्न करने वाली समस्याओं को इकट्ठा ना होने दें। एक समय में एक चीज लें, शांति और निष्पक्षता से स्थितियों से बाहर निकलें। अपनी पत्नी को समझाने का एक और मौका दें। आप एक और काम कर सकते हैं, मैंने अंत में कहा, आध्यात्मिक शांति खोजने की कोशिश करें। वो खामोश बैठा रहा, उस पर शांति का एहसास होता दिख रहा था। उसने उस रबड़ बैंड को उठाया और अपने उंगली में लटका दिया। मैं आप माने या ना माने, उसने सचमुच इसे फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस में लगवा दिया। इसके नीचे उसने ये शब्द लिखवाए, जिसका मस्तिष्क आप पर केंद्रित है उसे आप पूर्ण शांति देंगे। जल्दबाजी में ना आए। तनाव कम करने का एक और तरीका बहुत प्रभावी साबित हुआ। यह है खुद को जल्दबाजी से बाहर निकालने की तकनीक। कभी भी किसी व्यक्ति या स्थिति से के कारण दबाव में ना आए। आगे बढ़ते समय लयबद्ध और सहज चाल रखें। अधीरता छोड़ दें और आराम से काम अच्छी तरह होता है। मानसिकता का लगातार अभ्यास करें। कनेक्टिक कनेक्टिकट के स्टैनफोर्ड के रैबी सैम सिल्वर ने जल्दबाजी में ना आने की तकनीक के बारे में एक कहानी बताई। वह न्यूयॉर्क यांबीच के मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी रॉन ब्लूमबर्ग के बारे में है। ऐसा लगता है कि इसने ब्लूमबर्ग का कैरियर बचा लिया। उसका कैरियर लगभग खत्म हो गया था जब वो माइनर लीग में रहते रहते तंग आ गया। रैबी सिल्वर लिखते हैं, ब्लूमबर्ग कहता है कि उसने बेसबॉल लगभग छोड़ ही दी थी क्योंकि वो इस बात पर चिंता कर रहा था कि यांबीच उसे अपने रोस्टर पर नहीं रख रहे हैं। यह बहुत अच्छा खेल सकता है। इस बात को साबित करने के तनाव में ब्लूमबर्ग माइनर लीग में भी बहुत खराब खेला। फिर क्या हुआ? वो अपने गुनाहगार अटलांटा चला गया, गृहनगर अटलांटा चला गया और अपने रैबी डॉक्टर हैरी एम्स्टीन से बातचीत की। रैबी ने कहा, रेन, जल्दबाजी से बाहर निकलो, शांत रहो, चीजों को सहजता से लो, इतने अधीर मत बनो। ब्लूमबर्ग ने उनकी सलाह मान ली। उसने अपनी गति बदल ली। वो आराम से काम करने लगा। परिणाम, उसे यांकीज की टीम में बुलाया गया। बाद में वह एक खतरनाक हिटर बना और किसी दिन वो यहूदी बेबी रूप भी बन सकता है। जल्दबाजी से बाहर निकलने की क्षमता तनाव के उपचार में महत्वपूर्ण है। इसे मानसिक अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है के अनुरूप मानसिक और शारीरिक गति अपनाने से यह काम हो सकता है। जल्दबाजी छोड़ने में निपुण बनने का एक तरीका यह है कि आप अपने मस्तिष्क में जीवन और इंसान के बारे में कुछ गहन दार्शनिक विचार भर लें।
व्यक्तिगत रूप से मुझे इमर्सन, मार्कस ऑरेलियस और मानवीय प्रकृति की समझ रखने वाले अन्य दार्शनिकों से ऐसे कई विचार मिले हैं। मैं इस तरीके को शांति पाना कहना पसंद करता हूँ। उदाहरण के लिए इसका अभ्यास महान रोमन चिंतक मार्कस ऑरेलियस के निम्न वाक्यों का मनन करके किया जा सकता है। पहला नियम है परिसीमित आत्मा रखें। दूसरा है स्थिति का सामना करते हुए उसे गौर से देखें और जान लें कि मैं इसमें सचमुच क्या है। परिस्थितियों से परेशान ना हो। परिस्थितियां आपकी परेशानी की परवाह नहीं करती। जीवन में होने वाले किसी भी चीज पर हैरान होना कितना मूर्खतापूर्ण है। इमर्सन का मुख्य सूक्ष्म अवलोकन भी स्मरणीय है। शांत रहें, 100 साल बाद सब कुछ एक हो जाएगा। हांगकांग में मैंने एक पुरानी चीनी कहावत सुनी जिसने अक्सर तनाव बाहर निकालने में मदद की है। वह खास तौर पर संकट में या अकस्मात आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर उपयोगी है, जिसके परिणाम स्वरूप तनावपूर्ण रोमांच होता है। इस पर गौर से सोचें। यह कहावत है, आपातकालीन स्थितियों को आराम से लें। इनका मतलब है किसी भी चीज से अपने दिमाग को गर्म और परेशान ना होने दें। इसे ठंडा कर दें, हमेशा ठंडा कर दें। सोचें और धीरे तथा आराम से प्रतिक्रिया करें। त्वरित प्रतिक्रिया अक्सर गलत कामों की ओर ले जाती है। आराम के तरीके से समय मिल जाता है जिसमें भावनाएं ठंडी हो जाती हैं और तार्किक ज्ञान उभर आता है। फिर थॉमस कार्लाइल का अद्भुत वाक्य है, खामोशी में ही महान चीजें आकार लेती हैं। इस गहन विचार पर चिंतन करके आप रचनात्मक शांति के तार तक पहुंच सकते हैं। कविताओं में भी मस्तिष्क को गहरी शांति देने की यही शक्ति होती है, जिससे तनाव कम हो जाता है। ऐसी ही पंक्तियां रॉबर्ट डब्ल्यू सर्विस ने द स्पेल ऑफ द यूकॉन में लिखी है, जो नीचे दी गई है। वर्षों से इन्होंने मेरी मदद की है। मैं चौड़े मुंह की गुफा में खड़ा हूँ जो पूरी तरह शांति से भरी है। मैंने बड़े सूरज को लाल और सुनहरा चमकते और धुंधलाते होते देखा है, जब तक कि चांद ने शिखरों को दुधिया नहीं कर दिया और सितारे झटपट बाहर नहीं निकल आए। और मैंने सोचा कि मैं निश्चित रूप से सपना देख रहा था। दुनिया की शांति इतनी ज्यादा थी। दरअसल आराम से रहने और तनावग्रस्त ना होने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो, शांति से सोचने की महान योग्यता लंबे अभ्यास और संकल्प से विकसित होती है। यह योग्यता आमतौर पर आसानी से नहीं आती है। ये तभी आती है जब आप लगन से इस काम में जुटे रहें। इस विचार से बचें कि सिर्फ इस पुस्तक को पढ़कर या 10 आसान सिद्धांत सीखकर आप सशक्त भावनात्मक नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अगर भावनाओं को अब तक काफी ढील दी गई है तो यह आसानी से काबू में नहीं आएगी। लेकिन यह भी एक सच है, अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो किसी भी विचार प्रतिक्रिया को अपना सकता है, बशर्ते वो दृढ़ता से इसके पीछे पड़ जाए। शांति विकसित करें। अमेरिका नौसेना के एक एडमिरल से मैंने ज्ञान का एक मोती प्राप्त किया। वो प्रसंग बताता है कि भावनात्मक रूप से शांत मन रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। पेंसोकोला, फ्लोरिडा के नेवल एविएशन स्टेशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1800 युवाओं के सामने भाषण देने के बाद मैं वहां पर एक डिनर पार्टी में गया। उसमें एक अफसर ने एक एडमिरल का एक रोचक प्रसंग सुनाया जो द्वितीय विश्व युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर का कमांडर था। युद्ध में एडमिरल की कमान वाला जहाज, तब वो कप्तान था, सैन फ्रांसिस्को से पर्ल हार्बर जा रहा था। उसमें ईंधन से भरे हवाई जहाज थे जो आक्रमण के लिए तैयार थे। हैंगर के डेक पर गैसोलीन का अतिरिक्त संग्रह भी था। जब कप्तान विशाल जहाज को बंदरगाह के अंदर ले जा रहा था तो एक व्यापारी जहाज भी उसी संकरी मार्ग से बाहर निकलने लगा। 2 बड़े जहाजों के इतनी संकरी जगह से गुजरने के लिए जहाज खेने की काफी योग्यता और सावधानी की जरूरत थी। न सिर्फ लहरों और हवा के सही रुख की जरूरत थी, बल्कि बाकी सभी चीजों का भी सही होना जरूरी था। कप्तान जहाज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और उसका पूरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित था ताकि जरा सा भी गड़बड़ या अप्रत्याशित घटना ना हो। तभी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके पास आकर उत्तेजना भरे स्वर में चिल्लाया, कप्तान, हैंगर के डेक पर आग लग गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हैंगर डेक पर आग लगने से ज्यादा गंभीर शायद कुछ नहीं हो सकता। अगर आग बेकाबू हो जाए तो भयंकर अग्निकांड हो सकता है। लेकिन कप्तान ने अपने निगाह उस व्यापारी जहाज पर जमाए रखी जो बाहर निकलकर जा रहा था और उसी पर पूरा ध्यान देता रहा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सोचा कि शायद कप्तान ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसने और जोर से चिल्लाकर कहा, कप्तान, हैंगर पर आग लग गई है।
अपनी आवाज ऊंची किए बिना और अपना सिर मोड़े बिना कप्तान बोला, मैंने तुम्हारी बात पहली बार में ही सुन ली थी। आग बुझा दो। और वह बंदरगाह में जहाज को धीरे धीरे अंदर ले जाता रहा। इस घटना को सुनने के बाद मेरी दिलचस्पी जाग गई और मैंने एडमिरल से पूछा, मुझे बताएं, आप इतने शांत रहने में कैसे कामयाब हो गए? इस तरह की स्थिति से कोई भी विचलित हो जाता। हैंगर डेक पर आग, यहाँ तक कि मैं भी हो जाता। आपने इसे इतनी शांति से कैसे लिया? एडमिरल ने जवाब दिया, देखिए, मुझे अपने जहाज को उस व्यापारी जहाज के पास से निकालकर सुरक्षित बंदरगाह तक ले जाना था। इसके अलावा मैं जानता था कि मेरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस आग को बुझाने में पूरी तरह सक्षम था, इसलिए मैंने उसे वह काम करने दिया। कुछ लोग तब तक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं जब तक कि आप उन्हें जिम्मेदारी दे ना दें, इसलिए मैंने उसे जिम्मेदारी दे दी। इसके बावजूद मैंने कहा, लेकिन आप में इतनी अंदरूनी शांति कैसे आई? उसने जवाब दिया, मैंने इसका विकास किया। अंदरूनी शांति और कैसे आ सकती है? अफसर बनते समय ही मैंने समझ लिया था कि जब तक कोई व्यक्ति संकट की घड़ी में अपना दिमाग ठंडा नहीं रख सकता, तब तक वह लोगों का अच्छा कमांडर नहीं बन सकता। इसलिए मैंने ये क्षमता विकसित की। बस इतनी सी बात है। तनाव रहित व्यक्ति समझदार होता है, उसका जीवन में उद्देश्य होता है, वो जानता है कि वो क्या पाना चाहता है और वो उसी काम को करता रहता है। वो किसी भी चीज से खामखा चिंतित या परेशान नहीं होता है। उसका खुद पर पूरा मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण होता है। वो बिना जल्दबाजी के सटीक कदमों से अपने राह पर चलता रहता है। स्वर्गीय पर्ल बक को काफी समय तक हमारी महानतम लेखिकाओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अमेरिकी जनता उनकी दीवानी थी और वे एक दार्शनिक भी थी। मृत्यु से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने उनके असाधारण सृजनात्मक जीवन का रहस्य पूछा गया। उनका जवाब आश्चर्यजनक लेकिन निश्चित रूप से बुद्धिमानी भरा था। उन्होंने एक पारिवारिक प्रसंग सुनाकर इसका जवाब दिया। जब उनके पिता चीन में मिशनरी थे तो उन्हें अमेरिका से गिरजाघर बनाने के लिए पैसे भेजे गए। हाँ, तब व्यवहारिक फिल्म किस्म के आदमी थे। उन्होंने फैसला किया कि गरीबों को गिरजाघर को उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि भोजन लाने ले जाने के लिए नाव की है। इसने अमेरिका में तूफान मच गया और उनकी काफी आलोचना हुई। पर्ल बक ने कहा, लेकिन उससे मेरे पिता जरा भी परेशान नहीं हुए। वे बस शांति से अपना राह पर चलते रहे। और उन्होंने आगे कहा, यही मैं भी पूरे जीवन करती रही। और क्या मैं शांति से अपनी राह पर चलती रही। तनाव है तो उसे ठंडा करे और आराम से रहे। बस शांति से अपनी राह पर चलते रहें। आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप ठान लें। इस अध्याय के अंश में उन लोगों के लिए कुछ बातें दोहरा दूं जो अपनी जीवन शैली से तनाव दूर करना चाहते हैं, बशर्ते आप ठान लें। पहला, आपको तनावपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। आप तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते आप सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, याद रखें, चिंता रहित लेकिन सशक्त जीवन आसानी से हासिल नहीं होता है, इसे विकसित करना होता है। इसलिए इस पर अभी से काम शुरू कर दें, अभ्यास करें और करते रहें। तीसरा, दिन रात अपने मस्तिष्क में शांतिदायक शब्द और विचार भरकर शांति प्रदान करने की आदत डालें, उनमें अद्भुत उपचारक गुण होता है। चौथा, अपने आसपास के माहौल से शोर को जितना कम कर सकते हो कर दो। पांचवा, अपने धर्म में मानसिक शांति खोजें, वो वहां अवश्य मिलेगी। छठा, अपने भीतर देखें और अपनी घबराहट या तनाव के अधिक गहरे कारण तक पहुंचे। सातवां, हर हानिकारक नजरिए का समूल नाश कर दें जो गहरे और चेतन में आपको परेशान कर रहा हो। सातवां, जल्दबाजी छोड़ दें। नौवां, ईश्वर पर भरोसा रखें और शांति से अपनी राह पर चलते रहें। यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर खत्म हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।